अब आइए अगले टॉपिक पे, दैट इज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। एग्जाम के लिहाज से, इस चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कमाल की बात है, सिंपल भी बहुत है। अब जो पहला पैराग्राफ है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और जब आप ये हाईलाइट करेंगे और एक बार खुद से भी पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो बातें लिखी है ना, पहले कई बार बता चुका हूँ, आज की क्लास में कई बार बता चुका हूँ। दोबारा से एक बार 1 मिनट से भी पहले ब्रीफ कर देता हूँ। एक बिजनेस को आप ऐसे समझो कि वो एक प्रोडक्ट और सर्विस बना रहा है, और प्रोडक्ट और सर्विस वो कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो प्रोडक्ट और सर्विस वो बना रहा है, वो कैसे बना रहा है? क्योंकि वो एक सेट ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज, लिंक्ड क्यों है? क्योंकि एक्टिविटी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं हो रही, सारी एक्टिविटीज एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक सिक्वेंशियल मैनर में प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रही है, साथ में मिलके परफॉर्म हो रही है। तो सेट ऑफ लिंक्ड एक्टिविटीज है। और अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू अच्छी करनी है, या प्रोडक्ट और सर्विस की अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो कुछ नहीं, अपना एक्टिविटी पे देखो। बस एक्टिविटीज को पकड़ लो, एक्टिविटी पे ध्यान दो, उसी से आपकी कॉस्ट मैनेज हो जाएगी और उसी से कस्टमर की वैल्यू एनहांस हो जाएगी। बहुत सारी एक्टिविटी मिलके एक्टिविटी सेंटर बनता है, और बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर मिलके एक प्रोसेस बनता है। एक्टिविटी दो तरह की होती है, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। यही चीजें यहाँ लिखी हैं। ABM views the business as a set of linked activities that ultimately add value to the customer. Manager who want to enhance customer value and to manage cost, वो क्या करे? अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर ले। और ABM is based on the premise that, किस बेसिस पे बना है? एक्टिविटीज कंज्यूम कॉस्ट। एक्टिविटी क्या है? जहां जो बेसिक जिस जगह पर कॉस्ट लग रही है, जिस जगह पे काम हो रहा है। देयरफॉर बाय मैनेजिंग एक्टिविटीज, एक कॉमा लगा लीजिएगा। देयरफॉर बाय मैनेजिंग एक्टिविटीज, कॉस्ट विल बी मैनेज्ड इन द लॉन्ग टर्म। कॉस्ट विल बी मैनेज इन द लॉन्ग टर्म। एंड एक्टिविटीज में भी ग्रुप्ड करके आप उनको एक्टिविटी सेंटर बना लो, और उसके बाद वो एक बड़ा प्रोसेस बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, सर्विंग अ पर्टिकुलर कस्टमर इन्वॉल्व नंबर ऑफ डिस्क्रीट एक्टिविटी, बहुत सारी। जब आप इनको इकट्ठा कर दोगे तो ये पूरा प्रोसेस बन जाएगा क्लाइंट को सर्विस देने का। ABM क्लासिफाई ईच एक्टिविटी विद इन अ प्रोसेस एज वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, and you have to focus and perform value added activity in a better and better manner, and you have to simply remove or eliminate non value added activity। और simply जैसे VA value added और NVA not value added, non value added activity। अगर आप जैसे NVA है, नॉन वैल्यू एड एक्टिविटी है, अगर आप उसको पूरी तरीके से भी एलिमिनेट करने में सक्षम नहीं हो, तो कोशिश करो जो उसमें रिसोर्सेज हैं वो कम से कम लगाओ। मतलब पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते हुए चलो, उसके अंदर टाइम, कॉस्ट, एनर्जी, जो भी अपने रिसोर्सेज है उनमें कम से कम लगाओ। चलिए देखते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो एक्टिविटीज हैं, क्या लिखा है? विच आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल हो, कितने सारे उसके सिनोनिम लिख दिए, असेंशियल, क्रूशियल, वाइटल, की, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट। यानी ये वो सारी एक्टिविटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है, बहुत की है। वो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी अगर आपको अपना प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा बनाना है। तो इन एक्टिविटीज के बिना काम ही नहीं चल सकता। ये एक्टिविटी नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, अल्टीमेट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, ये तो आपको परफॉर्म करनी ही पड़ेगी। एंड कमाल की बात है, दीज आर द एक्टिविटी जिसके लिए कस्टमर पे भी करना चाहता है, मतलब कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर सच एक्टिविटीज। ये इस तरह की एक्टिविटीज है। लाइक जैसे अगर आप फर्नीचर खरीद के लाते हो, तो फर्नीचर वाला उसको पॉलिश भी करता है। तो कहीं ना कहीं जब आप फर्नीचर खरीदते हो तो आपको पता है पॉलिश हो रखा है, तो आप पॉलिश का पैसा देना चाहोगे ना। वैसे तो वो आपसे पूरा सेलिंग प्राइस चार्ज कर लेगा, बट उस सेलिंग प्राइस के अंदर अगर आपको पता है कि पॉलिश की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, जो पॉलिश हो रखा है फर्नीचर, तो आपको देने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। जैसे अगर आप अपनी गाड़ी सर्विस करा कर आ रहे हो, तो उसके अंदर अगर जो ऑयलिंग फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं, उसकी सफाई धुलाई का काम कर रहे हैं, आप इस चीज के लिए पे करना चाहोगे ऑब्वियसली। यानी जो बिल आएगा, अगर उसके अंदर आपको पता चला कि गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग या धुलाई वगैरह हुई है, तो आप उस चीज की को आपको दर्द नहीं होगा, आप दे दोगे आराम से उन चीजों के लिए। बट अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो, पता चल रहा है वो फर्नीचर साल भर से पड़ा हुआ था वो फर्नीचर, एंड कंपनी की उसकी स्टोरिंग कॉस्ट बहुत आ गई। जैसे हमने देखा था ना डीपीपी के अंदर, कि एक प्रोडक्ट रखा रहता है तो उसकी वो वैसे भी बहुत कॉस्ट आती है वेयर हाउस के अंदर। जैसे कंपनी के वेयर हाउस या स्टोर में प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो वेयर हाउस और स्टोर का रेंट भी तो लग रहा है, वो भी तो बहुत कॉस्ट आ रही है। मतलब एक टाइम की कॉस्ट की, बहुत टाइम से वो उस जगह पे रखा हुआ है, 1 साल से वो फर्नीचर वहां रखा है, अब आप खरीदने आ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ फर्नीचर वो सही कंडीशन में, फर्नीचर खराब नहीं हुआ। बट अगर वो दुकानदार आपसे ये कॉस्ट लगाना चाहे कि यार ये फर्नीचर को मैंने 1 साल संभाल के रखा, और वो 1 साल का रेंट उस फर्नीचर पे एलोकेट करे, और वो आपसे चार्ज करना चाहे, इस चीज के लिए आप कभी पे नहीं करना चाहोगे। आप बोलोगे भाई मुझे क्या मतलब है, साल भर से लिखा है, कल है, मैं इस चीज के लिए क्यों पे करूं। मतलब जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी ना, जैसे उस फर्नीचर का स्टोर जो करा है कंपनी ने, उसके लिए आप नहीं देना चाहोगे कभी भी। तो कस्टमर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के लिए नहीं पे करना चाहता है। बट हाँ, कोई एक्टिविटी वैल्यू एडेड है तो कस्टमर देना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है यार कि, बट ऑब्वियस सी चीज है कि हाँ,
ये मैं क्योंकि ये प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा हूँ तो ये एक्टिविटी तो होनी चाहिए इसके अंदर, तो कस्टमर उसके लिए पे करना चाहेगा ऑब्वियसली, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है? So these are the activity which are indispensable and the customer are willing to pay for such activity. एग्जाम्पल के लिए जैसे फर्नीचर की पॉलिशिंग हो गया, आप स्कूटी बाइक गाड़ी सर्विस करा रहे हो, उसके अंदर जो उसकी धुलाई होगी, डेंटिंग पेंटिंग होगी, ये सब वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। चलें, अब मेजर्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्टिविटी एड्स वैल्यू और नॉट। ये एक एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर वो बेटा एक्टिविटी जरूरी है, नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल है, वाइटल है, क्रूशियल है, तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो हो जाएगी। अगला है इज द एक्टिविटी एफिशिएंटली परफॉर्म। अब आप खुद ही बताओ, जो एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी उसको तो आप हटा ही दोगे, उसको तो खत्म ही करोगे। उसमें एफिशिएंसी की बात आएगी, उसमें तो कुछ बात ही नहीं आएगी, उस एक्टिविटी को ही हटाना है। बट जो एक्टिविटी वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी उसको आप कोशिश करोगे ना और अच्छे ढंग से परफॉर्म करें कि जिसके अंदर कॉस्ट भी कम आए, मेरी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म हो, ये प्रयास करोगे ना। तो अगर आप किसी एक्टिविटी को एफिशिएंटली भी परफॉर्म कर रहे हो ना या करना चाह रहे हो, तो वो भी एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है, क्योंकि आप उसको कंसिडर कर रहे हो अपना बजट बनाने में, अपने टारगेट्स बनाने में, किसी बेंचमार्क से, किसी एक्सटर्नल, आप किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना चाह रहे हो अपनी किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के साथ ऐसा कोई नहीं करता कि आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कितना वाहियात सा लग रहा है ना, कितना गलत लग रहा है। आप एफिशिएंटली भी किसको परफॉर्म करोगे? जो आपकी वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो अगर वो यूजफुल है बजट बनाने में, टारगेट बनाने में, एक्सटर्नल बेंचमार्क वगैरह में, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑब्वियसली वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी, उसी को तो आप ध्यान में रखोगे अपने बजट टारगेट सेट करते समय। नॉन वैल्यू एडेड एडेड एक्टिविटी को थोड़ी कंसिडर करोगे यार। Is an activity sometimes value added and sometimes non value added activity? Yes, कोई एक्टिविटी कभी वैल्यू एडेड भी होती है, कभी नॉन वैल्यू एडेड भी होती है। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल, जैसे स्टोरिंग, अगर आप कोई प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हो लंबे समय तक, तो वो कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है, वो प्रोडक्ट में किसी भी तरह की वैल्यू जनरेट नहीं कर रही। बट अगर मैं बात करता हूँ वाइन की, वाइन, शराब, लिकर, ये सब चीजें कहते हैं ना, जितनी पुरानी हो उतनी बढ़िया, उनका इतना नशा टेस्ट मतलब बढ़िया होता है। भाई पीने खाने वालों को पता है, मैं नहीं पीता, मुझे आइडिया नहीं है। बट ऐसा कहते हैं कि जितनी वाइन, शराब, ये सब जो आइटम्स होती हैं, जितनी पुरानी होती है उतनी बेहतरीन होती है, और उतनी अच्छी उतनी महंगी होती है। तो अगर वाइन के केस के अंदर आप उसको स्टोर ज्यादा कर रहे हो, तो ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगा। बट अगर आप नॉर्मल लाइक फर्नीचर के केस में उसको स्टोर कर रहे हो काफी टाइम तक, तो ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रहा है? और दूसरी चीज, अगर जैसे मटेरियल का नीडलेस मूवमेंट हो रहा है इधर से उधर, कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के यहाँ रख दिया, एक मशीन यहाँ है, दूसरी मशीन 100-200 फीट दूर है, वहां से वहां सामान लेकर जा रहे हैं, तो नीडलेस मूवमेंट है, तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। बट कुछ नीडफुल मूवमेंट भी हो सकती है, जैसे दो मशीनें हैं बिल्कुल आसपास ही हैं और वो आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप देखना, जो बड़े बड़े किचन में खाना बनता है, उसके अंदर अब आपका एक काम हो गया, अब दूसरा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, पास में है, तो उस केस में वैल्यू एडेड एक्टिविटी बन जाएगा। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को देख के ना आप ये दिमाग में सेट नहीं कर सकते यार ये तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगा या वैल्यू एडेड ही होगा। कोई चीज कभी कभी वैल्यू एडेड भी हो सकती है, कभी कभी वही चीज नॉन वैल्यू एडेड भी हो सकती है, केस टू केस, एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेरी करेगा, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है? बट मोटे तौर पे हमें क्या समझ आया कि जो एक्टिविटी मेरे को करनी जरूरी है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, उसकी वैल्यू एनहांस करने के लिए, जो एक्टिविटी जरूरी है वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, और कस्टमर भी इनके लिए देना चाहता है। क्लियर? अब आ जाते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे। एनवीए क्या है? एनवीए एक ऐसी चीज है, पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा क्या ही है यार ये, मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर मतलब, ऐसे बोलो, शादी के अंदर क्या होता है, कई बार कोई जैसे फूफा जी, कोई मामा, कोई मौसा, कोई ऐसे लोग, जीजा है, फालतू में जिनका कोई मतलब नहीं, बस मुंह सुजा के बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उनकी खातिर भी करते रहो, कुछ उनका काम भी नहीं है, रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं हर चीज में, उल्टा सीधा भी वो उंगलीबाजी करे जा रही है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बट क्या है, झेलना पड़ रहा है, और मतलब कोई फायदा नहीं है उनका, बस संभाल रहे हैं। भाई जीजा को बहन दी है, फूफा को बुआ दी है, एक को आपने अपनी बहन दी है, एक को पिताजी ने अपनी बहन दी है, दोनों की केयर करनी पड़ती है। इसी तरीके मतलब वो तो जबरदस्ती है, मतलब वो भी स्टिल एक बार को कर लोगे, बट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी की तरह ही है वो भी। वो क्या है कि वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो ना तो एक्सटर्नल कस्टमर जिनकी वैल्यू कर रहे हैं, ना इंटरनल कस्टमर जिनकी वैल्यू कर रहे हैं। मतलब वो ऐसी एक्टिविटी है कि जो एक्सटर्नल कस्टमर कौन हो गए, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट सर्विस खरीद के लाता हूँ किसी कंपनी से, तो मैं एक एक्सटर्नल कस्टमर हो गया, मैं कोई वैल्यू नहीं करूंगा उन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का। अभी देखेंगे वो क्या है, मतलब वो एक्टिविटीज कंपनी परफॉर्म कर रही है, मैं कहूंगा मुझे क्या मतलब, भाई तुम करो मत करो, मैं नहीं पे करना चाहता इस चीज के लिए। और ना ही इंटरनल कस्टमर वैल्यू करते हैं, इंटरनल कस्टमर बेसिकली उसकी मैनेजमेंट होगी, क्यों? क्योंकि वो भी ये चीज समझती है कि हाँ यार ये एक्टिविटी है, ये इसका हम कस्टमर से नहीं चार्ज कर सकते, बट हम कर रहे हैं इन एक्टिविटी को परफॉर्म। पर अगर वो एक्टिविटी एनालिसिस करेगी तो उसको हटा देगी,
मतलब तभी तो उसने क्लासिफाई करा ना वैल्यू एडेड और नॉट नॉट वैल्यू एडेड एडेड एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि वो खुद चाहती है कि उस एक्टिविटी को हटा दे, बट उसको हाँ ये पता है कि मैं इसका कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकती। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जिसकी वैल्यू ना कस्टमर एक्सटर्नल कस्टमर करता है ना इंटरनल कस्टमर करता है। दूसरा, दीज आर द एक्टिविटी दैट डू नॉट इम्प्रूव क्वालिटी और फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ना तो प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, ना फंक्शन फीचर, कुछ प्रोडक्ट में कुछ भी एनहांसमेंट नहीं कर रही, उल्टा प्रोडक्ट को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। एडवर्सली अफेक्ट मतलब, क्योंकि एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट तो लगेगी, एक्टिविटी में कॉस्ट लगेगी तो प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को, प्रोडक्ट के प्राइस को ना मतलब घटिया बढ़ाई जा रही है, घटिया तरीके से एडवर्सली अफेक्ट कर रही है। मतलब इसका प्रोडक्ट और सर्विस पे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा रही, ना प्रोडक्ट की कोई ये फीचर बढ़ा रही, ना प्रोडक्ट का कोई फंक्शनैलिटी बढ़ा रही, कुछ नहीं कर रही। उल्टा प्रोडक्ट के ऊपर एक वजन बनी हुई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जा रही है। तो ये कॉस्ट तो बहुत ही घटिया वाहियात कॉस्ट है, इनको तो बेटा जितना जल्दी हटा दो उतना बढ़िया है ना धंधे के लिए। जैसे ये कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, जैसे वेस्ट जनरेशन हो रहा है आपका, वेस्ट टाइम को भी कहते हैं, अगर टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, लाइक जैसे स्टोरेज टाइम है, इंस्पेक्शन टाइम है, वेस्टफुल टाइम होता है, तो ये भी वेस्ट होता है। फालतू में डिलेज हो रहे हैं, अननेसेसरी कॉस्ट हो रही है, इसके लिए कस्टमर बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहता। तो दीज आर द कॉस्ट, दीज आर द एक्टिविटीज जिनको आप ढूंढो और हटा दो, अपने धंधे से बिल्कुल गायब कर दो। और अगर बिल्कुल एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करो कि इनमें टाइम एंड रिसोर्सेज कम से कम लगाओ, अपनी जो कॉस्ट है कम से कम लगाओ इसके अंदर। क्लियर? ठीक है। तो द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी रिप्रेजेंट वर्क दैट इज नॉट वैल्यूड बाय नॉट एक्सटर्नल इंटरनल, किस कोई भी वैल्यू नहीं करता है इसकी। ये प्रोडक्ट का क्वालिटी और फंक्शन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करती है, उल्टा एडवर्सली अफेक्ट करती है कॉस्ट एंड प्राइसेस को। इनके एग्जांपल है, जैसे ये वेस्ट क्रिएट करती है, डिले क्रिएट करती है, प्रोडक्ट की फालतू में कॉस्ट ऐड करती है जिसके लिए कस्टमर बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहता है। इसके एग्जांपल आगे आएंगे, देखते हैं। In the manufacturing operation, five major activity are often cited as the wasteful and unnecessary. मैन्युफैक्चरिंग के, ध्यान रखना सर्विस की बात नहीं कर रखी, मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फाइव ऐसी एक्टिविटी है जो तो मतलब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का खिताब मिला हुआ है जिनको। फाइव एक्टिविटी ऐसी हैं, कौन कौन सी? स्टोरिंग, मूविंग, वेटिंग, इंस्पेक्टिंग एंड स्केड्यूलिंग। एक एक करके बताता हूँ। स्टोरिंग, स्टोरिंग बेटा मोटे तौर पे दो चीजों की होती है, एक रॉ मटेरियल की, एक फिनिश गुड्स की, मोटे तौर पे। वैसे तो डब्ल्यूआईपी की भी होती है, बट मोटे तौर पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल स्टोर कब होता है या क्यों होता है रॉ मटेरियल स्टोर? कि रॉ मटेरियल आपने खरीद के रख लिया अपने स्टोर रूम के अंदर, और जब वो प्रोडक्शन के अंदर जाएगा, मतलब कन्वर्जन के लिए रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के लिए, तब तक वो स्टोर रूम में पड़ा रहेगा, तब तक वो स्टोर रूम के अंदर ही है। और खुद ही बताओ, जितने टाइम एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम के अंदर है, क्या कुछ भी फायदा पहुंच रहा है? क्या आपके प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है? नहीं हो रहा। बट ये जो प्रोडक्ट को आप स्टोर कर, सॉरी, जो ये रॉ मटेरियल को आप स्टोर करके रख रहे हो, क्या कंपनी की कॉस्ट आ रही है? यस आ रही है, क्योंकि कंपनी जो स्टोर रूम को मेंटेन कर रही है, वहां जो उन बंदों की सैलरी दे रही है, उस प्रोडक्ट को खरीदा, अपना पैसा फंसाया, फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी, बहुत 36 तरह की कॉस्ट है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हो, एक रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहे हो, तो उस रॉ मटेरियल को स्टोर करने की कंपनी की कॉस्ट तो फालतू में बढ़ रही है, बट प्रोडक्ट की वैल्यू किसी भी तरीके से नहीं बढ़ रही। दूसरा, अब ऐसे लगाओ, जब आपका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है, और प्रोड्यूस होने के बाद वो आपके वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है, वो डिस्पैच नहीं हुआ आगे, आपके कस्टमर्स को डिस्पैच नहीं हो रहा, आपके फिनिश गुड्स में ही पड़ा हुआ है, वो फिनिश गुड्स बन गया और आपके वेयर हाउस के अंदर ही पड़ा हुआ है। अच्छा बताओ, उस टाइम पे वो कुछ फायदा दे रहा है आपको? खाली पीली वो आपकी बस कॉस्ट ही बढ़ा रहा है, वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है आपका फिनिश गुड, किसी भी तरह की आपकी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर वैल्यू एनहांस नहीं कर रहा। या आपके वेयर हाउस में जो फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, वो पड़े पड़े कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये तो वेयर हाउस में इतने दिनों से पड़ा है, 1 साल से पड़ा है, ओहो हो, मैं तो इसके लिए डबल पैसा देने को ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी स्टोरिंग किसी भी तरीके से प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू एनहांस नहीं कर रही। तो स्टोरिंग इज अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो उसको तो आपको खत्म ही करना चाहिए। स्टोरिंग को खत्म करने के लिए जिट जैसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं, वो हम आगे देखेंगे, जिससे हम स्टोरिंग को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, मूविंग। मूविंग क्या होता है? जैसे एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, मशीन ए और मशीन बी 100 फीट की दूरी पे, एक फैक्ट्री में मशीन ए और मशीन बी 100 फीट की दूरी पे है, और पहले रॉ मटेरियल मशीन ए से प्रोसेस होता है, फिर मशीन बी में प्रोसेस होता है। तो मशीन ए से प्रोसेस होने के बाद मुझे वो सामान उठा के या लेबर को उठा के मशीन बी तक ले जाना पड़ेगा ना। तो उसके अंदर बताओ, ये जो अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी कंपनी की? कंपनी को क्या चाहिए कि मशीन और मशीन भी साथ में ही लगा दे भाई, चिपका के लगा दे, कि सामान जैसे ही यहाँ से निकला वैसे ही दूसरा उसमें घुस गया। अदरवाइज मूवमेंट के अंदर ज्यादा टाइम खोटी होता है, तो ये भी आपका एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। अगला है वेटिंग। वेटिंग क्या होता है, ऐसे समझिएगा, जैसे बेटा ऐसे समझिए, तीन मशीन है, मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। मशीन वन में परफॉर्म हो रहा है प्रोसेस ए, मशीन टू में प्रोसेस टू, एंड मशीन थ्री में प्रोसेस थ्री। अब मशीन वन के अंदर जैसे सामान निकला, वो प्रोसेस होने के बाद मशीन टू में प्रोसेस होगा, फिर मशीन थ्री के अंदर प्रोसेस होगा। अब मशीन वन से सामान निकला, तो अब पहले तो वो मशीन टू तक जाएगा, मतलब उस सामान को लेकर जाया जाएगा, तो ये तो हो गया मूविंग टाइम।
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मशीन 2 खाली ना हो उस टाइम पे, मतलब मशीन 2 में ऑलरेडी कोई काम चल रहा हो। तो ये मशीन 1 से जो सामान आया, ये यहाँ पर वेट करेगा ना, कि मशीन 2 का जब काम खत्म होगा, उसके बाद फिर मैं उसकी मशीन 2 के अंदर जाऊँगा, फिर मैं प्रोसेस होऊँगा। तो ये जो टाइम होता है, ये आपका वेटिंग टाइम होता है, इस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या हो रहा है? सामान वहाँ पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। इस चीज़ में क्या उस सामान के अंदर कोई वैल्यू एडिशन हुई? कुछ नहीं हुई। तो ये वेटिंग टाइम भी आपका नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होता है। अगला इंस्पेक्टिंग इंस्पेक्टिंग भी जनरली 2 चीज़ों की होती है, एक रॉ मटेरियल की, एक फिनिश गुड्स की। और इंस्पेक्टिंग ना एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों को लगता है इंस्पेक्शन तो यार अच्छी चीज़ है कि इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो बढ़िया होगा, नहीं। इंस्पेक्शन एक गलत चीज़ है। अच्छा खुद ही बताओ, जैसे अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर में वो इंस्पेक्शन वाले आते हैं चेक करने के लिए, तो वो किस लिए आते हैं? वो नकल वाले बच्चों को पकड़ने के लिए आते हैं, अच्छे बच्चों को पकड़ने के लिए आते हैं। जो इंस्पेक्शन वाले हैं, जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, फ्लाइंग वाले या जो भी उनको बोलते हैं, जैसे बोर्ड के पेपरों में वो सीबीएसई, एनसीईआरटी वाले भेजते हैं, सीए के पेपरों में आईसीएआई जो भेजते हैं सेंटर्स में, कि वो किस लिए आते हैं पेपरों के अंदर? कि किनको ढूँढने आते हैं, कि जो बच्चे अच्छे से पेपर लिख रहे हैं, जो बच्चे नकल मार रहे हैं। जो बच्चे नकल मार रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए आते हैं। तो इंस्पेक्शन ना नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, इंस्पेक्शन को पॉजिटिव मैनर में मत लो। और समझाता हूँ। जैसे रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन? क्योंकि आपको या तो उस मतलब रॉ मटेरियल पे भरोसा नहीं है जिस कंपनी का आप रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, या फिर आपको अपने सप्लायर पे भरोसा नहीं है, तभी तो आप रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन कर रहे हो। एग्जांपल के लिए, जैसे आप एप्पल के बेटा वो ट्रू वायरलेस आते हैं ना, कान में लगते हैं ट्रू वायरलेस, अगर आप एप्पल के मंगा रहे हो, 20-25 हज़ार रुपए के आपने मंगाए, आपको पूरा भरोसा है कि वो बहुत बढ़िया आएँगे। बट आप एक नॉर्मल छोटी-सी दुकान पे गए या रेडी पटरी से आपने लिया और वो आपको ₹500 के मिल गए ट्रू वायरलेस, पता नहीं कौन से ब्रांड के थे, ₹500 के। तो आप क्या करोगे? आप उसको लगा के देखोगे, फ़ोन में चेक करोगे कि भाई दोनों कानों में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। खूब आप तरीके से उसकी इंस्पेक्शन करोगे, बंदे से पूछोगे, मतलब अच्छे खासा इंस्पेक्शन करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको जिससे आप सामान खरीद रहे हो, ना तो सप्लायर पे भरोसा है, ना प्रोडक्ट पे भरोसा है, इसलिए इंस्पेक्शन में आपका टाइम जा रहा है। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज़, अब आपका फिनिश गुड्स बन गया, जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा उससे आपने फिनिश गुड्स बना लिया। अब उसका इंस्पेक्शन आप कब करोगे? जब आपको अपने पे भरोसा नहीं होगा कि मैंने सही चीज़ बनाई है, तभी हम उस चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं। आप एक चीज़ इस तरीके से समझो कि जब आपने पेपर लिखा बेटा, पेपर लिखने के बाद आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी कब मँगाते हो? जब आपने अच्छा पेपर लिखा होता है, जब आपका पेपर ठीक नहीं होता, जब आप फेल हो जाते हो। जब फेल हो जाते हो तब हम सर्टिफाइड कॉपी मँगाते हैं ना, क्योंकि हम इंस्पेक्शन उसी चीज़ का करते हैं जिस चीज़ पे हमें डाउट होता है। जो चीज़ सही होती है ना फर्स्ट टाइम में ही, जैसे हमें पता है हमने एक बढ़िया क्वालिटी का सामान बना दिया, तो हमें इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्पेक्शन विल ऑलवेज़ बी यूज्ड इन अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, और इंस्पेक्शन की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप या तो रॉ मटेरियल ढंग की जगह से नहीं मँगा रहे, या आपको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है कि जो फिनिश गुड्स आपका अच्छा बन पाए। तो इंस्पेक्शन भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। एंड शेड्यूलिंग का मतलब होता है बेसिकली टाइम प्लानिंग, कि कौन सा रॉ मटेरियल कब आएगा, कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे-कैसे लगाना है, फिर वो रॉ मटेरियल यहाँ जाएगा, फिर वो डब्ल्यूआईपी यहाँ जाएगा, फिर उसको रोकेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये सारी जो टाइम प्लानिंग होती है ना, ये शेड्यूलिंग होती है। अच्छा ये बताओ, ये जो सारी तुम प्लानिंग कर रहे हो इतना सब कुछ, इसके अंदर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू एडिशन हो रही है क्या? कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो दीज़ आर दी 5 एक्टिविटीज़ या दीज़ आर दी 5 टाइप्स ऑफ टाइम, जिसके अंदर प्रोडक्ट की कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। बट इन पाँचों ही चीज़ों में टाइम भी खर्च होता है और इन पाँचों ही चीज़ों में कॉस्ट भी खर्च होती है। ठीक है? दैट इज़ व्हाई ये प्रोडक्ट को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं, दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। ये ना उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे, ना उसके फीचर बढ़ा रहे, ना उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा रहे, उल्टा उसकी कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है जी? इन पाँचों को याद रखने के लिए मैंने एक थोड़ा सिंपल सी एक चीज़ बनाई है, वैसे तो याद रहेंगे बट एक सिंपल सी चीज़ बना दी कि याद रखने के लिए। ऐसे सोचो कि एक फेस टू फेस क्लास चल रही है तो ये पाँचों पॉइंट को याद करने का ऐसे ट्रिक टाइप की है कि एक फेस टू फेस क्लास चल रही है, तो मान के चलो सबसे पहले हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम क्लास होगी, वो एक शेड्यूल बनता है क्लास का। और जैसे-जैसे क्लास के अंदर बच्चों को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती ना, बाहर एक स्टाफ का बंदा होता है हमारी तरफ से स्टाफ का, वो चेक करता है सबके आईडी कार्ड, फीस आ गई कि नहीं आ गई, रसीद वगैरह ये सब चेक होता है। तो सब शेड्यूलिंग और टेस्टिंग ऐसे ध्यान रखना है ना। शेड्यूलिंग मतलब जो टाइम टेबल, और टेस्टिंग मतलब जो आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं। उसके बाद बच्चे क्लास में आके बैठते हैं, तो उसको आप एज़ अ स्टोरिंग समझ लो कि हमने बच्चे क्लास में स्टोर कर लिए। अब उसके बाद छुट्टी होती है तो क्या होता है, सारे बच्चे भागते हैं। अब गेट तो छोटा-सा ही है जितना नॉर्मल गेट होता है। तो क्या होता है, 2 तरह के टाइम लगते हैं, मूविंग और वेटिंग। मूविंग टाइम क्या होता है, जब बच्चा अपनी सीट से उठ के गेट तक जा रहा है, सीट से उठ के गेट तक, ये तो मूविंग टाइम हो गया। और वेटिंग टाइम क्या होता है, आपने देखा ना गेट पे भीड़ लग जाती है। या ऐसे याद करो जब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, तो ऐसे पागलों की तरह सारे भागते थे, है ना? जब छोटी क्लास में होते थे एकदम भागते थे सारे। तो एक तो हो गया कि आप अपनी जो क्लासरूम की सीट पे बैठे हो, वहाँ से लेकर जो स्कूल के जो फाइनल एग्ज़िट गेट है, वहाँ तक जाने का टाइम, वो तो मूविंग टाइम हो गया। और वहाँ पर मैं देखता था भीड़ लग जाती थी।
क्योंकि सारे बच्चों को निकलने की जल्दी होती थी तो वहाँ भीड़ लग जाती थी, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था? वेट। तो वो हो जाता है वेटिंग टाइम। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। वैसे तो ये भी ध्यान रहेगा आपको। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में 5 एक्टिविटीज़ या ये 5 टाइम ऐसे हैं जो वेस्टफुल हैं, अननेसेसरी हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है। बट ये फालतू में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट और प्राइस उसको बढ़ाते रहते हैं, फालतू के अंदर बढ़ाते रहते हैं। तो इनको जितना अवॉइड करा जाए, जितना खत्म करा जाए, उतना बढ़िया है प्रोडक्ट के लिए। None of these activity add any value to the customer. Scheduling, for example, is not necessary if the company has learned how to produce on demand. जैसी प्रोडक्ट की डिमांड आई वैसी कुछ आपने प्रोडक्शन का सिस्टम बना दिया, तो ये स्केड्यूलिंग वगैरह करने का इतना झमेला पड़ेगा ही नहीं आपको। इंस्पेक्टिंग वो क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहली बारी में ही करेक्ट नहीं बन रहा। अगर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस करेक्टली द फर्स्ट टाइम, पहले ही हो जाए, तो इंस्पेक्टिंग की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर? अब ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अच्छा एग्जांपल है ये, क्योंकि अब जैसे स्टोरिंग हो जाए, तो स्टोरिंग को आप एक ये दिमाग में मत बिल्कुल सेट कर लेना कि स्टोरिंग है तो भाई ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी। जैसे ना हमने यहाँ पढ़ा था ना कि इज एन एक्टिविटी समटाइम वैल्यू एडेड एंड समटाइम नॉन वैल्यू एडेड हो जाता है, कि कोई एक्टिविटी समटाइम वैल्यू एडेड भी हो जाती है, समटाइम नॉन वैल्यू एडेड भी हो जाती है। तो स्टोरिंग वैसे तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। बट वाइन के केस के अंदर अगर हम वाइन को स्टोर करते हैं साल 2 साल 5 साल 10 साल, तो उसकी, देखो मैं तो पीता नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, बट उसकी जो क्वालिटी या कुछ उसके स्टैंडर्ड एनहांस हो जाते हैं, महंगी मिलती है ना, देखो बाजार में जो पुरानी होती है वो महंगी मिलती है। तो कुछ ना कुछ तो उसकी क्वालिटी लेवल या कुछ होता होगा अंदर, वो बढ़ जाता है ना वाइन का। तो दैट इज वाई वो आपको मिल रही है महंगी। तो इस केस में अगर वाइन को आप स्टोर कर रहे हो, तो वो जो स्टोरिंग टाइम स्टोरिंग कॉस्ट आएगा वो आपका वैल्यू एडेड टाइम और वैल्यू एडेड कॉस्ट है। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है जी। तो वाइन मैन्युफैक्चरिंग में स्टोर वाइन करते हो तो वो आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, तो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगी, एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी। लास्ट में नोट देख लो, द क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ वाइन एनहांसेस एज इट ग्रोज ओल्ड। जितनी पुरानी उतना क्वालिटी और प्राइस बढ़िया हो जाएगा। चलें, अब आगे देखिए, ये एक अच्छा एनालिसिस है। बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है उसके बारे में बात करी गई है। अब इसमें वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड मिक्सअप आएगा। जैसे ये जो ऊपर टाइम थे, ये पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये 5 तरह के नॉन वैल्यू एडेड टाइम दे रखे हैं, 5 तरह के नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग में। अब क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग की कुछ आपको टाइम दे रखे हैं, कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर होती हैं। बड़े ध्यान से देखना क्या लिखा है। In which time spent in manufacturing process, in most operation time is spent in the following ways, most of the operation। सबसे पहला क्या है, कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट। कस्टमर ने कहा जी मेरे को ये सामान भिजवा दो, कस्टमर ने ऑर्डर करा। सबसे पहले सारी चीजें यहीं से इनिशिएट होती है। कस्टमर ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेगा तो तुम क्या ही करोगे। तो सबसे पहले कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा, और मैं ये देखूं कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। कस्टमर को फाइनली क्या है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा और कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस, इधर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो बेटा कस्टमर ने जो प्लेस करा ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट, और कस्टमर को जो ऑर्डर डिलीवरी हुआ, ऑर्डर डिलीवरी टू द कस्टमर, ये जो पूरा टाइम है इसको बोला गया है कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम। और नीचे जो घड़ी बनी है ना, ये कहीं ना कहीं टाइम का इंडिकेशन है कि टाइम बताया गया है अलग। तो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम शुरू से लेकर अंत तक कि कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम, कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा और कस्टमर को फाइनली उसका ऑर्डर रिसीव हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम। डन। अब देखिएगा, कस्टमर जैसी ऑर्डर प्लेस करता है वो ऑर्डर किसके पास चला गया, ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जैसे जिसने भी ऑर्डर एक्सेप्ट करा, किसी भी पर्सन ने करा होगा, जो भी कस्टमर केयर या बैठा होगा, उसने मैन्युफैक्चरिंग वाले को बोल दिया कि भाई अब ये काम स्टार्ट करना है। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि डायरेक्टली मैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में कॉल नहीं करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, लगा लो कंपनी के कस्टमर केयर में सेल्स वाले पे कॉल करता हूँ, फिर वो इंटरनली बातचीत करके किसको फाइनली बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले को। तो जब वो ऑर्डर फाइनली मैन्युफैक्चरिंग वाले को मिल जाता है ना, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन जहाँ एक्चुअल में हो रही है, वो अपनी कॉपी में लिख लेता है कि हाँ मेरे को ये 10 यूनिट बना के देनी है, 10 यूनिट का ऑर्डर है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास आता है, वो वाला आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देना है। ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। तो कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट से लेकर ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग, ये होता है रिसीट टाइम। रिसीट टाइम क्यों? क्योंकि इतना टाइम तो आपने ऑर्डर लेने में ही लगा दिया कायदे से, कि जब तक वो ऑर्डर यहाँ पहुंचा है ना, मतलब ये टाइम तो वो है जब रिसीव कर रहे हो, मतलब ऑर्डर इंस्ट्रक्शन लेने में ये टाइम लगा दिया बेसिकली। तो ये हो गया आपका रिसीट टाइम। अब
ऑर्डर रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन या मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोसेस हो रहा है। अब फाइनली जब ऑर्डर रिसीव हुआ है तो वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर्ड भी होगा। ऑर्डर मैन्युफैक्चर्ड दैट इज प्रोडक्ट्स बिकम फिनिश गुड्स, आपने उसको फाइनली फिनिश गुड्स बना दिया। तो ऑर्डर रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से लेकर जब वो ऑर्डर मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, ये जो पूरा टाइम है इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम नहीं बोलते, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ध्यान रखना। इसको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बोला जाता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम। क्लियर है? और इसको आप मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कह सकते हो, सेम बात है। साइकिल टाइम है, लीड टाइम है, ठीक है। ध्यान रखना मैन्युफैक्चरिंग टाइम नहीं है। अब आपको ऑर्डर रिसीव हो गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 36 तरह की चीजें हो रही होंगी, वहां पर मूवमेंट हो रही होगी सामान की इधर से उधर, एक मशीन से दूसरी मशीन, वेटिंग हो रहा होगा। इसने ना यहाँ पर खाली वेटिंग टाइम दे दिया, बट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर ना कहीं ये भी जो टाइम है ना, समहाउ ये भी एसोसिएटेड होते हैं जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है उसके अंदर। हालांकि इसने सिर्फ और सिर्फ वेटिंग टाइम दिया है, बट आगे जब ये क्वेश्चन देगा ना, तो उसके अंदर ये सारे टाइम्स को लेकर चलेगा। तो ये जो चार्ट बना रखा है ना, ये मेरे को मतलब सही तो है, बट 100% मुझे सही नहीं लगता, थोड़ी सी कमी लगती है ये, कि इसने जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बना रखा है ना, उसके अंदर नॉन वैल्यू एडेड टाइम के तौर पे एक वेटिंग टाइम में दिखा रखा है। सिर्फ वेटिंग टाइम ही नहीं होता यार, और भी बहुत तरह के यहाँ जैसे नॉन वैल्यू एडेड टाइम है ना, और भी बहुत तरह के होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन होता है ना, उसमें बहुत सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी हो रही होती है। क्लियर? चलिए, फिर भी अगर हम इसी को ऊपर रखते हैं समझने के लिए, तो वेटिंग टाइम किसको बोला गया है? कि आपने मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने ऑर्डर रिसीव कर लिया कस्टमर से, अब उसने जेन्युइनली मशीन सेटअप करा और ऑर्डर, मतलब अब उसने उसको, जैसे ये सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ऐसे समझ आएगा। कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा फॉर प्रोडक्ट, जैसे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जैसे सीए के बच्चे फोटोकॉपी बहुत निकलवाते हैं, दबा के फोटोकॉपी निकलवाते हैं। तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि वो भैया, मतलब जो भी एक्स वाई जेड फोटोकॉपी वाले भैया, ये ना मेरी फोटोकॉपी निकाल देना, ये 1000 पेज है मेरे, निकाल देना। ठीक है, भैया ने उसका ऑर्डर रिसीव कर लिया कि हाँ निकाल देंगे, उधर तो एक ही दुकान में सारे काम हो रहे होते हैं। अब भैया ने क्या करा, उसका ऑर्डर ले लिया, बट क्या होगा, वो हो सकता है उनकी मशीनें अभी चल रही हो सकता है दूसरे कुछ प्रिंट निकल रहे हो। अब ठीक है, आधा एक घंटा प्रिंट निकले, अब भैया ने अपने लड़के को बोला कि ऐसा करो, ये छोटे, उसका जिसका ऑर्डर है ना कस्टमर का, या जैसे मिस्टर एक्स ने जो ऑर्डर दिया 1000 पेज निकालने का, वो लगा दे मशीन के अंदर। तो जितने टाइम तक उनका ऑर्डर नहीं लगा मशीन में, उतने टाइम कुछ और काम हो रहा होगा और कुछ चीजें हो रही होंगी। तो वो था बेसिकली आपका वेटिंग टाइम। अगला, फिर अब जो फोटोकॉपी मशीन थी उसके अंदर प्रिंट निकलना स्टार्ट हो गए होंगे, और जैसे ही वो 1000 पेज निकल जाएंगे, कस्टमर का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। फिर हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे, कुरियर कर देंगे, जैसे भी जो चीज होती है। क्लियर है ना? सिंपल सा ऐसे तो समझ सकते हैं ना। आप नहीं करते इस तरीके से कि कोई फोटोकॉपियर वाला किसी ना किसी से तो आपने जानकारी बनाई रखी होती है। ठीक है, लक्ष्मी नगर में तो बहुत होता था यार। लक्ष्मी नगर मार्केट में अब इतना क्राउड है नहीं, तो वहां के बच्चों ने नंबर ले रखा फोटोकॉपी वालों का, भैया को कॉल करते हैं, भैया ये भेज रहा हूँ पीडीएफ, ये 1000 पेज की है, निकाल देना। भैया करते हैं ठीक है, भैया वो निकालते हैं, और निकालने के बाद उसको डिलीवर भी कर देते हैं घर पे, जो भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस लेके। फोटोकॉपी भी हो जाती है अगले की, और फोटोकॉपी बहुत नॉमिनल होती है, 50-60 पैसे की फोटोकॉपी होती है, और डिलीवरी के भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस लेते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ लो, ये पूरा समझ आ जाएगा कि कस्टमर, ये स्टूडेंट ऑर्डर प्लेस करता है, भैया उसको रिसीव करते हैं। भैया रिसीव करने के बाद उसका ऑर्डर, मतलब एकदम तो है तो नहीं कि उसका ऑर्डर आया, भैया ने रिसीव करके उसका प्रिंट निकालना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है मशीनें चल रही हो, भैया कुछ और काम कर रहे हो। फिर उसके बाद भैया उसका मशीन के अंदर उसके प्रिंट निकालने स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंट जब उसके फाइनली निकल जाते हैं, उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, फिर भैया उसको डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। क्लियर? तो हमारा रिसीव टाइम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम पूरा, जब मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के पास ऑर्डर रिसीव हुआ है, जब फाइनली उसने ऑर्डर मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चर साइकिल टाइम। और मैन्युफैक्चर साइकिल टाइम में जब तक आप उसका ऑर्डर नहीं मतलब जब तक मशीन सेट नहीं हो रही ना, मशीन सेटअप बिगन्स फॉर ऑर्डर, क्योंकि जब तक मशीन सेट नहीं होगी तब तक फोटोकॉपी कैसे उसके अंदर प्रिंट करोगे? सेटिंग तो करनी पड़ेगी मशीन में, कमांड वगैरह देनी पड़ती है, जो भी उसको सेट तो करना पड़ेगा उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब तक वो नहीं बन जाता तब तक वेटिंग टाइम, ऑल्दो और भी नॉन वैल्यू एडेड टाइम आते हैं, बट उसने वेटिंग टाइम ही लिख रखा है। और फाइनली फिर प्रोसेस टाइम, जो प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग टाइम या प्रोसेस टाइम या मैन्युफैक्चरिंग टाइम एक ही बात है। ठीक है, प्रोसेस टाइम या मैन्युफैक्चरिंग टाइम। फिर ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो जाता है। प्रोसेसिंग टाइम इज द टाइम बेसिकली जिस टाइम के अंदर इनपुट आपका आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो वेटिंग टाइम और मैन्युफैक्चरिंग टाइम को हम जोड़ देते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आ जाता है। बट मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एक बड़ा टाइम है, जिसमें प्रोसेस टाइम तो आता ही आता है, साथ में और भी छोटे मोटे टाइम आते हैं, जैसे वेटिंग टाइम दे रखा है इसने खाली। बट ये जो दूसरे टाइम है ना,
ये भी समहाउ आते हैं इसमें। और लास्ट में जैसे ही ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो जाए फिर कस्टमर को आप डिलीवर कर देते हो। तो जब आपका ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो गया तब से लेकर कस्टमर के पास पहुंचने तक का जो टाइम है वो आपका डिलीवरी टाइम हो गया। ठीक है, खुद से भी पढ़ोगे ये चीज तो बहुत सिंपल है, समझ में आई गई होगी आपको। डन। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है ना, इस पे देखो मैंने स्टार बना रखा है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है इसका मैंने बता रखा है, इसके अंदर ना दो तरह की एक्टिविटी होती है, वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड। और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एक बड़ी चीज हो गई। इसमें वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी भी है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या हो गया, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करा है या प्रोसेस करा एक्चुअल के अंदर। नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है, इसमें स्केड्यूलिंग, मूविंग, वेटिंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, एनी अदर कोई चीज दे दिया, तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में ही आती हैं समहाउ। पर ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, मैं समहाउ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर दे दे, कि कुछ थोड़ी भी दे रखी हो सकती है, नहीं। बट ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो हैं जो सम हाउ वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर कंसिडर कर सकता है इन योर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके पास आए। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में ये दोनों टाइम आएंगे, वैल्यू एडेड वाले भी और ये नॉन वैल्यू एडेड वाले भी। बस आप ध्यान रखना ये दो तरह के टाइम नहीं आते उसके अंदर, इसका ध्यान रख लेना, रिसीव टाइम और डिलीवरी टाइम। रिसीव टाइम जब तक वो ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिसीव नहीं कर रहा, और डिलीवरी फिनिश गुड बनने के बाद फाइनली कस्टमर तक जाना है। उसके बीच का सारा टाइम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर ही आएगा। और ये कंप्लीट टाइम को बोला जाता है कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम, कंप्लीट। डन। चलिए इसमें बता देता हूँ, इंस्पेक्शन में मैंने लिखा हुआ है शेड्यूलिंग, मूवी, वेटिंग, इंस्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्शन बेटा मैंने बताया था ना, फिनिश गुड्स का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी हो सकता है। फिनिश गुड्स के अंदर आफ्टर होता है और रॉ मटेरियल में बिफोर होता है। फिनिश गुड्स के अंदर आफ्टर कह सकते हो, फिनिश गुड्स बनने के बाद आप उसको इंस्पेक्ट करते हो, और रॉ मटेरियल को यूज करने से पहले। इसी तरह जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज फिनिश गुड्स जब आप बना लेते हो उसके बाद स्टोर करते हो, या रॉ मटेरियल जब आप खरीदते हो उस मतलब, इसमें भी आफ्टर ही आएगा, बिफोर नहीं आएगा, आफ्टर। जब आप रॉ मटेरियल खरीद लेते हो ना उसके बाद ही तो स्टोर करोगे उसको। क्लियर है। बट इंस्पेक्शन फिनिश रॉ मटेरियल खरीदने से पहले करते हो और फिनिश गुड्स बनने के बाद भी करते हो। ठीक है। चलें, अब यही सब लिख रखा है इस थ्योरी के अंदर। हाँ जी। कॉन्सेप्ट इनसाइड, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बीच में आई थी एक बार इस तरह की बात, दोबारा बता देता हूँ। कंपनीज दैट कैन एलिमिनेट वेटिंग टाइम फॉर अ सर्विस विल फाइंड इट इजियर टू अट्रैक्ट कस्टमर। मतलब बीच का जो वेटिंग टाइम है ना उसको कंपनी अगर हटा देती है तो कंपनी ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर लेती है। कैसे, पहले आप देखते थे जैसे इंश्योरेंस लेने में, लोन प्रोसेस करने में, क्रेडिट कार्ड वगैरह में कितने कितने दिन लग जाया करते थे, महीना महीना लगा लो, 7 7 दिन, 8 8 दिन, 4 4 5 5 दिन, मतलब काफी टाइम लगता था। अब ये काम मिनटों के अंदर हो रहा है, घंटों में भी नहीं, मिनटों के अंदर ये काम हो रहे हैं। कैसे, द टाइम टेकन टू प्रोसेस मोर्टगेज एंड लोन एप्लीकेशन, अब तो भाई साहब प्री अप्रूव्ड लो, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, प्री अप्रूव्ड लो ना, बस ये दिखाओ, ये करो, बस हो गया काम आपका। by financial institution can involve a considerable amount of non-value added time, non-value added waiting time, thus reducing the time to process the application, enhances customer satisfaction, और साथ ही साथ create the potential for increasing sales revenue। कि अगर आप वो वेटिंग टाइम अपना कम कर पाते हो ना तो कस्टमर को भी इससे ज्यादा सेटिस्फाई होता है, और आप ऐसे ज्यादा कस्टमर भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और ये तो उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे दिया लोन वगैरह के केस में। बट मैंने, जैसे आप यूट्यूब पे भी देखो कितना ऐड आती है इंश्योरेंस में, टाटा एआईजी की, पेटीएम पेटीएम फोन पे वगैरह की इंश्योरेंस आप फटाफट ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड के अंदर चल रहा है वन कार्ड वगैरह, कितने सारे कार्ड आ गए हैं यार क्रेडिट कार्ड में, पहले तो बैंक ही होते थे, अब इतने सारे कंपनियों ने कार्ड निकाल दिए, मतलब वो कंपनी अब बैंक भी नहीं है तब भी उनके कितने सारे कार्ड आ रहे हैं, और इतना अच्छा आपको वो ऑफर्स दे रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत जल्दी भी दे रहे हैं कि आप फटाफट जैसे प्रोसेस करो, 15 मिनट के अंदर रेडी आपका कार्ड मिल जाएगा। डिजिटली दे देंगे, मतलब हार्ड आता रहेगा आपके पास, नहीं। तो इतना जल्दी वो क्यों कर रहे हैं, सारा जो वेटिंग टाइम है इसको इतना कम कर दिया है, यानी इतना जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे, क्योंकि यार पहली बात तो भाई ये आज का एनवायरनमेंट है, पुराने जमाने की चीजें नहीं है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कस्टमर को जल्दी देना भी जरूरी है, और इससे आप ज्यादा कस्टमर भी कलेक्ट कर सकते हो। आपको पता चल रहा है एक कंपनी का क्रेडिट कार्ड आने में 1 हफ्ता लगेगा, इसका क्रेडिट कार्ड पता चल रहा है 1 दिन में मिल रहा है आपको क्रेडिट कार्ड, तो आप वो वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे ना जो 1 दिन में मिल रहा है आपको। क्लियर। चले, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर ही है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है बेसिकली,
मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कुछ नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है ना, उसमें 2 टाइम है, वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में कितना परसेंट वैल्यू एडेड है, यानी वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में तो दोनों ही टाइम है, वैल्यू एडेड भी नॉन वैल्यू एडेड भी। तो हमें देखना है इसमें से कितना परसेंट वैल्यू एडेड टाइम है, उसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। नीचे फॉर्मूला आएगा, देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वैल्यू एडिशन। ये कैसे निकलता है सिंपली? ये देखो यहाँ बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैसे निकलता है? प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, यानी वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड। सारा नहीं लेना, इसी से रिलेटेड लेना है। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में दोनों आ गया ना भाई। एक चीज ध्यान रखना पर, कि आप है ना गलती से भी रिसीट टाइम और डिलीवरी टाइम मत लेना इसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम से इधर रिसीट टाइम है और इधर डिलीवरी टाइम है, उसको प्लीज कंसिडर मत करना। जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर टाइम है ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाइम और वेटिंग टाइम, और वेटिंग के अलावा भी मैंने यहाँ और टाइम लिख दिए क्योंकि वो होते हैं, नहीं दे रखे थे इसके अंदर। ठीक है, वो भी लिख दिया, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। बट गलती से भी डिलीवरी टाइम और रिसीट टाइम ये नहीं लिखोगे आप। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर आप वैल्यू एड और नॉन वैल्यू एड टाइम देखना। उसके अंदर आपको करना है सिंपली मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम के अंदर ही रहना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना। अब इसमें वैल्यू एडेड डिवाइडेड बाय वैल्यू एड प्लस नॉन वैल्यू एड एडिट कर दोगे तो आपका निकल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। क्लियर? और वैल्यू एडेड टाइम तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसिंग टाइम ही है, बाकी इसके अलावा जो भी टाइम है नॉन वैल्यू एडेड ही है। अब ये अगर वन आ जाए, ओहो हो स्वाद ही आ जाए, बट ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि वन आ जाए। वन कब होगा खुद प्रैक्टिकली सोचो, कि प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग टाइम ही रह जाए, यानी किसी भी तरह का नॉन वैल्यू एडेड टाइम ना हो। लाइक जो स्टोरिंग था, वेटिंग था, स्केड्यूलिंग था, किसी भी तरह का नॉन वैल्यू एडेड टाइम ना हो, तब ये वन आ सकता है। वन परफेक्ट कंडीशन है, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, प्रैक्टिकली नहीं आता है। ठीक है, ये नॉट लाइकली टू अकर है। बट जनरली क्या आता है, लोगों का लेस देन वन ही आता है कंपनीज के केस में। बट लेस देन वन आता है फिर भी कंपनीज कोशिश करती है कंटिन्यूस बेसिस पे कि ये बढ़े, ये वन तक आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी यार नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी थोड़ी सी भी प्रेजेंट होगी ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में थोड़ी सी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी तो ये रेशियो लेस देन वन ही आने वाला है। तो मैनेजमेंट मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव टू इंक्रीज दिस रेशियो, कि ये वन है, कोशिश करनी चाहिए। हालांकि नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। जैसे कोशिश करनी चाहिए 100 नंबर है, ठीक है ना। अपना किसी से भी टारगेट मत करो, किसी से भी कंपैरिजन मत करो, अपना बस ये सोचो 100 नंबर है। 100 नंबर नहीं आ रहे तो आपके अंदर कमी है, देखो ना कितना बढ़िया हो जाएगा। आपकी सोच कितनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको और किसी पर्सन से फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कोई इंसान पढ़ रहा होगा ना, अच्छा पढ़ रहा होगा, तो उससे आप सीखोगे यार ये कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि वो मदद करेगा आपके 100 नंबर लाने के अंदर, आप उससे जेलस फील नहीं करोगे। ठीक है ना, अपने से ही लड़ना है। इसी तरीके से जब आपका ये वन है, आपने वन सेट कर लिया दिमाग में कि वन लाना है, वन नहीं आएगा, लेस देन वन ही आएगा। बट आप कोशिश तो करोगे ना, कुछ भी लगाओगे यार, लेस देन वन ही आएगा। बट ये है कि जहां पर मेरा 80 आ रहा था वहां 90 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। जहां पहले 50 आ रहा था वहां 60 आ जाएगा, बढ़ाओगे तो सही ना। तो मैनेजमेंट में कंटिन्यूसली फोकस कि यार ये बढ़े, कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल ले रखा है इधर सिंपल, सर्विस सेक्टर के ऊपर, कि एक जैसे पेशेंट है वो डॉक्टर के पास विजिट करता है। तो सबसे पहले एक इमेजिन करो, आप भी कहीं जाते होंगे, ठीक है, डॉक्टर के पास विजिट करते हो, आंख दिखाने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए जाते हो। तो उसमें क्या करते हो आप, सबसे पहले फॉर्म फिल करते हो, नाम पता ये सब चीजें, वो आपकी फॉर्म फिल अप करवाता है। 10 मिनट आपके उसमें चले जाते हैं। फिर आपने वेटिंग एरिया जो उनका होता है, रिसेप्शन बढ़िया सुंदर सी बना रखी होती है, वहां पर आप बैठते हो, 25 मिनट आपके वहां लग गए। फिर आपको एक्चुअल में डॉक्टर ने ट्रीट करा, जब डॉक्टर के साथ आपकी वन टू वन होती है, पूछते हैं और भाई ठीक, क्या क्या दिक्कत है, ये वो, तो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, तो वो वाला टाइम 15 मिनट। तो देखा जाए तो जब जिस टाइम आपने फॉर्म फिल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको मतलब कोई भी फायदा नहीं हो रहा उस टाइम पे। ठीक है, कोई भी आप मतलब स्वस्थ नहीं हो रहे हो उस टाइम पे, कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही। जिस टाइम आप वेटिंग एरिया में रिसेप्शन में बैठे हुए हो, मतलब बीइंग अ पेशेंट, आपको कोई कुछ नहीं हो रहा है यार। मतलब आपको कि यार मुझे तो अच्छा लग रहा है बैठ के वेटिंग, अब भाई तेरी तेरा केस अलग है। और जनरली फॉर्म फिल करने में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, आप रिसेप्शन एरिया में टाइम पास करो, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। वैल्यू एडिशन क्या हो रही है कि डॉक्टर जिस टाइम पे आपको ट्रीट कर रहा है, मतलब मैं अगर एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि यार मैं सीधा जाऊं, डॉक्टर मुझे देख ले, ट्रीट कर ले। मतलब बीच में जरूरत ही ना पड़े फॉर्म फिल अप करने की रिसेप्शन की, बिकॉज दीज आर दी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। बट आप सोचो कि फॉर्म फिल अप ना करें, तो आप ये भी कर सकते हो कि कुछ ऐप वगैरह ऐसा बना दो कि बंदा घर से ही फॉर्म फिल अप कर कर आए, या डिटेल ऐसी हो कि
आप इसको 10 मिनट को पूरा 10 मिनट ना करके 1-2 मिनट कर लो, मेजर मेजर डिटेल ले लो, ताकि सर्विस उसको अच्छी मिल पाए। ठीक है जी। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या निकलेगी? टोटल टाइम कितना लगा है? 10, 25, 15 जोड़ोगे तो 50 आएगा। 10 और 25, 35, 35, 15, 50, तो 50 इज द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। और प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो मेन टाइम है वो कितना है? 15 मिनट ओनली। अब आपका ये रेशियो 30% आया या 0.3 आया, तो ये मैं चाहता हूँ ना 1 या 100% आए, तो इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा? इसको जो 10 को और 25 को, इसको मेरे को कम करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर के साथ पेशेंट 10 मिनट लगा रहा है, 15 मिनट लगा रहा है, आधा घंटा लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छा ही लग रहा है कि डॉक्टर उसको जितना टाइम दे रहा है, उसको अच्छा ही लग रहा है उस टाइम के अंदर। क्योंकि वो डॉक्टर की वैल्यू मिल रही है ना, डॉक्टर से बात करके चीज़ें निकल रही हैं, डिस्कस कर रहा है आपस में। बट जो जिस टाइम पे वो फॉर्म फिल अप कर रहा है या रिसेप्शन पे बैठा है, उस टाइम पे उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 1 करनी है, तो आपको कोशिश करना है कि अपने जो ये फॉर्म फिल अप का 10 मिनट है और वेटिंग एट रिसेप्शन का 25 मिनट है, इसको कम करो। वेटिंग एट रिसेप्शन को आप ऐसे भी कम कर सकते हो, जैसे लाइक अपॉइंटमेंट बेसिस पे आप टाइम दो। कि कस्टमर आएगा तो क्या करा, और कुछ ऐप बेसिस पे आप कर लो कि कुछ ऑनलाइन ही उससे फॉर्म भरवा लो, कोई लिंक वगैरह देके कोई छोटी वेबसाइट बनवा लो, कोई ज्यादा महंगी भी नहीं बनती। तो कस्टमर ने अपना फॉर्म फिलअप करके ही आया और उसको अपॉइंटमेंट दे रखा था, तो वेट करना ही नहीं पड़ा, और डॉक्टर ने फटाफट उसको ट्रीट कर दिया। देखा मेरे भी कैसे दिमाग में आ गया। कितना बढ़िया तरीका लगाया। तो ऐसे कर सकते हो यार, मतलब इस तरीके से कि ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 1 आ जाए। और 1 आने का मतलब कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी नहीं है। बताओ, बीइंग अ सीए मैंने डॉक्टर का कर दिया काम की, इसका 1 ले आया मैं, है। ये चीज यहाँ लिखिए। मिनिमाइजिंग देयर नॉन वैल्यू एडेड सर्विस टाइम हैज अलाउड डॉक्टर टू ट्रीट मोर पेशेंट्स इन लेस टाइम, क्योंकि फालतू चीजों में टाइम जाएगा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। डन। इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। आ जाइए, बहुत ही सिंपल और अच्छा है, देखते हैं। Queenstown Furniture manufacture high quality wooden door within the forest of Queenstown since 1952. Management is having emphasis on creativity, engineering, innovation, and experience to provide customer with the door they desire, whether it is a standard design or a one of a kind custom door. The following information pertains to operations during April. कंपनी के बारे में बोल रखा है, कंपनी हाई क्वालिटी लकड़ी के दरवाजे बनाती है, बहुत अच्छे बनाती है, जैसा चाहो वैसा बनाती है। कंपनी के बारे में बहुत ब्ला ब्ला बहुत बढ़िया लिख रखा है। ठीक है, मेन चीज पे आते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम, मतलब दरवाजा बनाने में कितना टाइम लगता है? 9 घंटे। अब ये पता नहीं 9 घंटे में कितने बनाती है, बट प्रोसेस करने में दरवाजा या दरवाजे बनाने में 9 घंटे लगते हैं। इंस्पेक्शन करने में 1.5 घंटा, वेट करने में 6। वेटिंग टाइम मतलब इंटरनली सामान को एक जगह से दूसरी जगह, लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में। मूव टाइम, मतलब वेटिंग टाइम तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बाद, मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो वेट कर रहे हैं। और मूव टाइम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस या एक मशीन से दूसरी मशीन में ले जाने में जो टाइम लगता है, डिस्टेंस है। मूव टाइम 7.5 आवर्स। ठीक है। और ये जो स्टार बना हुआ है, स्टार्स लिखा हुआ है एवरेज टाइम पर बैच, यानी ये एक यूनिट का नहीं, एक बैच का है पूरे। और एक बैच में कितनी यूनिट है? 60 यूनिट, यानी 9 घंटे है, मतलब 60 यूनिट्स का डेटा दे रखा है, एक बैच का डेटा दे रखा है। तो खुद ही बताओ यार, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। प्रोसेसिंग टाइम वैल्यू एडेड है, नॉन वैल्यू एडेड है? वैल्यू एड। इंस्पेक्शन, नॉन वैल्यू एड। वेटिंग, नॉन वैल्यू एडेड। मूव, नॉन वैल्यू एड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब कंप्यूट द फॉलोइंग ऑपरेशनल मेजर। एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच, एक बैच का नॉन वैल्यू एडेड टाइम बताओ कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 और 6 7.5, 7.5 और 7.5 15। 15 आ गया, कोई दिक्कत? अगला सेकंड है एवरेज वैल्यू एडेड टाइम पर बैच, एक बैच का वैल्यू एडेड टाइम कितना? 9 घंटे, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम ही तो है वैल्यू एडेड टाइम, 9 घंटे। डन। तीसरी रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में मैंने बोला था बस दो टाइम का ध्यान रखना, वो ना आ रहे हो, एक रिसीट टाइम और एक डिलीवरी टाइम, है ना? बोला था ना, रिसीट एंड डिलीवरी टाइम। ना रिसीट टाइम दे रखा है, ना डिलीवरी टाइम दे रखा है, बढ़िया बच गया। अब उसके अलावा ये सारे टाइम है, यानी ये कहीं ना कहीं ये चारों टाइम्स को अगर मैं जोड़ूंगा, तो ये मेरे बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग, आप लिखता हूँ थोड़ा। ये बनेगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या लीड टाइम, जिसके अंदर दोनों आएंगे, वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड। कितना था? ये आया था 15, ये आया था 9, टोटल कितना? 24। 9 प्लस 15, टोटल कितना आया? 24। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होगी?
कि 9/24 है ना। इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में वैल्यू एड टाइम कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, 9/24 इंटू 100, तो ये आ गया 33.5%। क्लियर है, देखा, सही आ गया ना। प्रोसेसिंग टाइम इज योर वैल्यू एडेड टाइम, और प्रोसेसिंग और ये वाला जो टाइम है ये वैल्यू एडेड टाइम हो गया, ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम हो गया। ठीक है, हमने निकाल दिया, इंटू 100 करना है तो कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, 37.5%। कोई दिक्कत, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अब अगला लास्ट निकालना है, फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना आया था, 24 घंटे। बट अगर आप पूरे बैच का निकाल रहे हो तो वो 24 घंटा निकलेगा। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ना टाइम पर बैच पूछा था, सेकंड रिक्वायरमेंट में भी पर बैच पूछा था, थर्ड रिक्वायरमेंट में तो एफिशिएंसी थी वो हमने परसेंटेज में निकाल दी, चाहे वो यूनिट का निकालो चाहे बैच का निकालो, परसेंटेज में इतना ही आएगा। बट फोर्थ रिक्वायरमेंट में ना समझ नहीं आ रहा कि ये पर यूनिट है या पर बैच है। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एक यूनिट का निकलता है, बट फिर भी आप दोनों में निकाल दो। ठीक है, बैच का आप कह दो कितना है, बैच का कितना है 24 घंटे, और एक यूनिट का कितना है, पूरे बैच का 24 है तो एक यूनिट, एक बैच में 60 यूनिट है, तो 24/60, तो दोनों आप निकाल दो। ठीक है ना, ताकि कोई मार्क्स कटने का चांसेस ना रहे। तो पूरे बैच का करूंगा तो 24 घंटे, और एक यूनिट का करूंगा तो 0.40 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, कुछ भी नहीं था यार, अगर जो पिछला मैंने आपको समझाया अगर वही ढंग से समझ लिया हो तो ये तो ऐसे मजाक है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, बट क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल मैनर में पता होना चाहिए ना यार कि कैसे होगा। डन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पे, बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ एबीएम। एबीएम को बिजनेस में कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज के बारे में हम समझने जा रहे हैं। उससे पहले हमें समझना है कि बेटा एक कस्टमर की नीड बताई गई है, कि एक कस्टमर की एक पर्टिकुलर बिजनेस से, प्रोडक्ट से, सर्विस से, जिसके साथ भी वो डील कर रहा है, जहां से भी वो सामान खरीद रहा है, उसके साथ एक कस्टमर की नीड होती है चार एस्पेक्ट्स के अंदर। सबसे पहला है लोअर कॉस्ट, कॉस्ट लिखा है मतलब प्राइस। एक कस्टमर चाहता है कि उसको सामान या सर्विस सस्ती मिले, कोई भी कस्टमर चाहता है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि सामान सस्ता मिले। दूसरा, सामान सस्ता भी मिले और अच्छा भी मिले, मतलब हायर क्वालिटी का मिले। तीसरा, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, मतलब जैसे वो कस्टमर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको, कस्टमर कोई क्वेरी कर रहा है, कोई चीज पूछ रहा है, उसको फास्ट रिस्पॉन्स मिले, हर चीज सर्विस फास्ट फास्ट मिले। कस्टमर की कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट रिक्वायरमेंट होती है जल्दी जल्दी उसकी चीजें पूरी हो, नहीं। अब आप देखो किसी एसबीआई बैंक में चले जाओ और आईसीआईसीआई बैंक में चले जाओ, ठीक है, फर्क आपको पता चल जाएगा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक जरा से काम के लिए पूरा बैंक नाच नाच लोगे पूरे बैंक के अंदर, वो कौन से बैंक में होगा, आईसीआईसीआई या एसबीआई। एसबीआई के अंदर होगा ऐसे, जनरली यार सर्विस स्लो है गवर्नमेंट बैंक की, देखा जाए तो कभी ये नहीं आया वो नहीं आया, इधर उधर नहीं, तो एक रिस्पॉन्स टाइम इतना नहीं मिलता, तो कस्टमर की नीड वैसे नहीं सेटिस्फाई हो रही होती वहाँ। और लास्ट, ग्रेटर इनोवेशन, मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ सामान खरीद रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस के साथ आप एसोसिएटेड हो, आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि वो जो बिजनेस है ना वो इनोवेशन में बहुत आगे हो। जैसे बीइंग एन एप्पल यूजर मेरे को ऐसा इस चीज का भी एक अच्छा लगता है कि जैसे एप्पल बहुत इनोवेटिव है, बहुत ज्यादा इनोवेशन कर रहा है ना, एक इस चीज की खुशी होती है। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, डेल, लेनोवो, एचपी, ये लोग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे इनोवेशन, नई नई चीजें लेकर आ रहे कर रहे हैं, तो एक खुशी मिलती है कि आप जिस भी बिजनेस से डील कर रहे हो, जिस भी बिजनेस से आप कोई गुड सर्विस खरीद रहे हो, वो बिजनेस कितना इनोवेटिव है, वक्त के साथ उसने अपनी इनोवेशन बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई। अगर उसने बढ़ाई है तो ये चीज आपको अच्छी लगती है। तो कस्टमर की चार नीड है, पहले कि उसको सस्ते में मिले, प्राइस कम हो, अच्छी क्वालिटी मिले, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, और वो बिजनेस में मतलब इनोवेशन अच्छे लेवल पे होती रहे कंटिन्यूस बेसिस पे, क्योंकि बिजनेस अगर इनोवेट करता रहेगा तो उसके प्रोडक्ट और सर्विस भी ऑब्वियसली इनोवेट करते रहेंगे, हर चीज में इनोवेशन करेगा वो, प्रोडक्ट और सर्विस और बेहतर से बेहतर मेरे को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए, अब ये जो नीड्स है ना कस्टमर की, जो चार नीड्स हैं, चार एस्पेक्ट्स में जो नीड्स हैं, इन नीड्स को सेटिस्फाई करने में, इन नीड्स को पूरा करने में एबीएम बहुत हेल्प करता है। जो हमने पढ़ा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, वो अगर हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं ना, तो हम इस कस्टमर की इन चार नीड्स को भली भांति फुलफिल कर पाते हैं। अब हमें उस एबीसीएम को या एबीएम को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। अगर हम वो अप्लाई कर लेते हैं ना उन प्रॉपर एरियाज के अंदर, तो कस्टमर की ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, देखो, द गोल ऑफ द एबीसीएम या एबीएम, कुछ भी लिख सकता है वो, एबीसीएम या एबीएम, इज टू मेक कस्टमर नीड टू बी सेटिस्फाई बाय मेकिंग फ्यूअर डिमांड्स फॉर द रिसोर्स, में कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई हो जाए
और हमारे जो कॉस्ट है रिसोर्सेज है वो भी कम से कम लगे। करंट रिसर्च सजेस्ट दैट कस्टमर हैव परसीव्ड नीड्स इन द फोर एरियाज ऑल ऑफ व्हिच मस्ट बी सैटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। द कस्टमर रिक्वायर लोअर कॉस्ट, हायर क्वालिटी, फास्टर रिस्पांस टाइम एंड ग्रेटर इनोवेशन। To satisfy this need, ABM currently being used for a variety of business applications such as, मतलब समझ आया कि कस्टमर की ये चार नीड्स हैं। इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एबीएम है वो बिजनेस में अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह अप्लाई करा जाता है। और वो पांच एरियाज अपने को देख रखे हैं, पांच जगह पांच बिजनेस एप्लीकेशन अपने को दे रखी है। पहला कॉस्ट रिडक्शन, फिर एबीबी, फिर बीपीआर, फिर बेंचमार्किंग, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सर एक एक करके देखते हैं। अब इसके अंदर जो कॉस्ट रिडक्शन है, जो बेंचमार्किंग है और जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, वो चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो कहाँ बता चुका हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है कॉस्ट रिडक्शन, जब हमने डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम पढ़ा था ना, ये डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम, ये इस पे आ जाना। ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्टिविटी एनालिसिस स्टेप टू था, अब वो जब आप एक बार दोबारा से स्टडी कर लेना, वही सब बातें इसके अंदर लिख रखी है, कुछ भी खास नहीं है। अब वही चीजें आएंगी यार, रिपीट होती रहेंगी। मतलब इस चीज के अंदर मैं दोबारा भी टाइम नहीं लगा के भी क्या होगा, वही चीजें मेरे को रिपीट करनी पड़ेंगी। हार्डली कोई बात नहीं लिखी होगी, मेजरली वही चीज लिखी है इसके अंदर, तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा प्लीज। बेंचमार्किंग के अंदर उसका जो स्टेप थ्री था ना, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम का परफॉर्मेंस एनालिसिस, वो आप यहाँ रेफर कर लेना। एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भी जो उसका स्टेप थ्री था परफॉर्मेंस एनालिसिस, वो आप यहाँ पर रेफर कर लेना। आप देख लेना, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। मतलब इसमें बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कुछ भी अद्भुत चीजें नहीं दे रखी। उसमें हम परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे थे ना, कि टाइम के एस्पेक्ट के हिसाब से, कॉस्ट के एस्पेक्ट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से कि इंडस्ट्री में टाइम और कॉस्ट कितनी आ रही है, एक्टिविटी की मेरी कितनी आ रही है। और हर एक्टिविटी को मेजर करने का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया अलग है। जैसे दे रखा है कि अगर आप कोई कंपोनेंट परचेज कर रहे हो तो आप देख सकते हो उसमें कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, तो आप अपने सप्लायर अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कितने परसेंट ईल्ड आ रहा है, मतलब डिफेक्टिव कितना, ईल्ड कितना है, कितना वेस्टेज कितनी हो रही है आपकी। कस्टमर अवेयरनेस, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपकी कस्टमर, मतलब कस्टमर कि को आप कितना केयर करके चल रहे हो, कि आप मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, रिपीटेटिव ऑर्डर कितने आ रहे हैं, बिजनेस एनालाइज करता है रिपीटेटिव ऑर्डर कितने आ रहे हैं, कंप्लेंट्स कितनी आ रही है, ये सारी चीजें, ये सारे एस्पेक्ट, हर एक्टिविटी को अलग अलग मेजर करने का जो क्राइटेरिया होगा अलग तरीके से होगा ना, उस बेसिस पे आप स्कोर कार्ड बना देना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना देना। तो वही सब चीजें स्टडी कर लेना। अब एक चीज है एबीबी। एबीबी भी मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि एबीबी के ऊपर एक ऑल टुगेदर सेपरेट अच्छा सा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन भी है। जब हम वहां देखेंगे तब ये तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, वहां बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशन है ना, तो प्रॉपरली वहां दे रखा है। एबीबी हमारा एक ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक है, वहां देखेंगे। तो कुल मिला के पांच में से तीन चीजें तो आप डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम वाले पार्ट में देख लेना। एबीबी बाद में आएगा, मैं आपको करा रहा हूँ केवल बीपीआर। बीपीआर पे आ जाइए। बीपीआर कराने से पहले दोबारा बताता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी मिलके एक्टिविटी सेंटर मिलता है, और बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर मिलके एक प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो एक्टिविटी को ग्रुप करोगे तो एक्टिविटी सेंटर, और एक्टिविटी सेंटर्स को कंबाइन रूप से एक प्रोसेस बोल दिया जाता है। अब बीपीआर क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ध्यान देना, यहाँ एक्टिविटी नहीं बोला गया, बिजनेस एक्टिविटी री इंजीनियरिंग नहीं कहा गया बेटा, क्या बोला गया है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आप खुद सोचो, बीपीआर में एक्टिविटी के लेवल पे अब आप काम नहीं करे, अब पूरा प्रोसेस को ही आप चेंज करने का सोच रहे हो, क्योंकि एक प्रोसेस में काफी सारी एक्टिविटी होती है। पहले मैं एक्टिविटी के लेवल पे देखता था, मैं एक्टिविटी के लेवल पे नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये पूरा प्रोसेस है ना, इस चीज को चेंज कर। जैसे सपोज करो मेरे यहाँ बिलिंग का सिस्टम पहले मैनुअल होता था, अब मैंने सोचा कि मैं बिलिंग का सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड क्लाउड बेस्ड करता हूँ, कि कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह का सिस्टम बनाता हूँ। मैंने पूरा प्रोसेस ही उड़ा दिया, पूरा प्रोसेस ही चेंज कर दिया। पहले जो मेरा कस्टमर केयर था, मैं इन हाउस मेंटेन करता था स्टाफ टू, अब मैंने पूरा का पूरा कस्टमर केयर अपना आउटसोर्स कर दिया। तो आप एक चीज समझ रहे हो, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस में जब आप ड्रास्टिक चेंज करते हो ना, तो बीपीआर के अंदर आता है। तो बीपीआर में पहली बात, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आप उस प्रोसेस पे फोकस्ड हो, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे नहीं, पूरे प्रोसेस पे। और री इंजीनियर का मतलब पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज। ध्यान रखना बेटा, एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा बहुत जगह, काइजन। काइजन का मतलब होता है छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा चेंज। काइजन जब भी वर्ड आएगा, समझना छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कदम, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे चेंज। बट जब बीपीआर वर्ड आ रहा है ना, तो समझ लेना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, कुछ कुछ भारी चेंज हो रहा है एकदम, मतलब अद्भुत सा चेंज होगा, कि चीजें बिल्कुल पलट के हो जाएंगी। ठीक है, जैसे वो उसका डायलॉग है ना रजनीकांत का, वो क्यों क्यों हिला डाला ना, वो कौन सी मूवी थी वो, शिवाजी द बॉस के अंदर बोलता है। तो इस तरह से वो पूरे प्रोसेस को पूरा हिला डाला ना, वो बीपीआर में आता है। अब बीपीआर के अंदर आपको ध्यान रखना है ईएमआई। ईएमआई एक न्यूमोनिक टाइप से है ईएमआई। आपको अगर उस बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना है,
तो इस बिजनेस प्रोसेस को पूरी तरह से एग्जामिन करे बिना आप री इंजीनियर कर दोगे? पहले उसको एग्जामिन तो करोगे ना, एनालाइज तो करोगे उस प्रोसेस को। तो सबसे पहला काम है एग्जामिन द बिजनेस प्रोसेस। फिर एग्जामिन करने के बाद जैसे आपकी जो कॉपी होती है और टीचर जो चेक करता है, चेकर सीधा नंबर देता है या पहले आपकी कॉपी पूरी चेक करता है, सजेस्टेड वगैरह देखता है, एग्जामिन करता है, फिर नंबर देता है, फिर देता है ना? तो सबसे पहले किसी भी चीज को जज करने से पहले आप उसको एग्जामिन तो करोगे ना। आप बिजनेस प्रोसेस को एग्जामिन तो करोगे ना कुछ चेंज करने से पहले। तो बिजनेस प्रोसेस को एग्जामिन करना। फिर सेकंड है मेकिंग सब्सटैंशियल चेंजेस। बेटा इधर ना छोटे छोटे चेंजेस नहीं बोल रखे, क्या बोल रखा है? सब्सटैंशियल चेंजेस। तो ये ध्यान रखना इसमें सब्सटैंशियल चेंजेस होते हैं और लास्ट के अंदर इंप्रूव हो जाती है इससे उस प्रोसेस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब हो सकता है कि कोई प्रोसेस ना मैं बहुत आउटडेटेड मैनर में परफॉर्म कर रहा हूँ, कि इंडस्ट्री वो प्रोसेस कुछ और ही अलग तरह से परफॉर्म कर रही है और मैं आउटडेटेड मैनर में कर रहा हूँ। तो दैट इज वाई अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको इनोवेटिव मैनर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे उस प्रोसेस को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, जिससे मेरी उस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और चीजें ऑनलाइन करने से नई जब चीजों को हम अपनाते हैं ना उससे कॉस्ट भी बचती है। मतलब जब आप बीपीआर करते हो ना, आप देखना आपकी कॉस्ट भी सेव होती है और आपका टाइम भी सेव होता है, दोनों चीजों में आपको फायदा मिलता है। एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। जैसे एक प्रोसेस है रॉ मटेरियल को परचेज करना। सिंपल सी चीज लग रही है ना कि यार रॉ मटेरियल परचेज ही तो करना है, बस रॉ मटेरियल परचेज करना बस। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। देखो अंदर जब इसके घुसे ना पता चला एक्टिविटीज क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। तभी वो स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा जहाँ सामान स्टोर होता है रॉ मटेरियल, कि भैया मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। हो सकता है कि रॉ मटेरियल के अंदर भी रॉ मटेरियल जो स्टोर है उसमें भी सामान ना हो। वो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, भाई परचेज ऑर्डर प्लेस कर दे, मेरे पास भी स्टॉक आउट है। क्लियर? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होगा, सबसे पहले किससे रिक्वेस्ट करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। और स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा परचेज डिपार्टमेंट से। अब परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट आई, अब परचेज डिपार्टमेंट आगे ऑर्डर करने से पहले समझेगा तो सही कि रॉ मटेरियल क्या क्या मंगाना है, क्या क्या रॉ मटेरियल है। क्योंकि बेटा इतना सिंपल नहीं होता, सिर्फ एक तरह का रॉ मटेरियल नहीं होता। एक फिनिश गुड बनाने में ना पचासियों सौयों हजारों तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इतने सारे रॉ मटेरियल लगते हैं। तो सबसे पहले वो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट को समझेगा। फिर वो देखेगा कि हर रॉ मटेरियल के लिए कौन कौन से सप्लायर हैं, कैसे कैसे क्या क्या है, वो उनको एनालाइज करेगा। फिर उनको परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, मेल करेगा, वहां से कोटेशन मंगाएगा, फॉलो अप करेगा। मतलब सिंपल सा लग रहा है परचेजिंग और रॉ मटेरियल, बट क्या बवाल है यार, इतना सब कुछ, इतना माथा पच्ची, इतनी मगजमारी कि आप रॉ मटेरियल परचेज करने में। अब क्या हुआ, अब मैंने इस पूरे प्रोसेस में ना बीपीआर लगाया। बीपीआर कैसे लगाया? जो भी मेरे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके जो जो सबसे बेस्ट सप्लायर हो ना, जो बढ़िया सप्लायर, रिलायबल सप्लायर। सप्लायर बहुत जरूरी है यहाँ पर, अच्छे सप्लायर पकड़ना। रिलायबल सप्लायर मैंने पकड़े, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है? अब क्या करा, जैस जो प्रोडक्शन शेड्यूल था, अब देखो चीजें इनिशिएट कहाँ हुई थी, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी ना कि भाई मेरे को ये क्या नाम है, मतलब सामान चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चीजें इनिशिएट हुई थी ना। तो मैंने क्या करूंगा, सीधा का सीधा प्रोडक्शन स्केड्यूल उठा के ना, प्रोडक्शन का स्केड्यूल बनेगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या कैसे है, प्रोडक्शन स्केड्यूल उठा के सीधा का सीधा मेल मार दूंगा अपने सप्लायर। अब मेरा सप्लायर की हेडेक, मैंने सारी की सारी, ये जो हेडेक मैंने खुद पाल रखी थी ना, ये सारी जो खुद झेल रहा था मैं हेडेक, ये सारा हेडेक मैंने किसको दे दिया? अपने सप्लायर को। बट ये हेडेक आपने सप्लायर को तभी पास ऑन कर पाए जब वो सप्लायर बढ़िया था, मतलब एक रिलायबल सप्लायर था और उसके साथ आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में पहले एग्री हुए हो। अब आपने पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्शन शेड्यूल था उसको भेज दिया। अब ये सप्लायर की हेडेक है कि कब कब, कौन कौन सा, कितना कितना माल भेजना है, वो अकॉर्डिंगली वो भेज देगा। वो मेरा प्रोडक्शन शेड्यूल समझेगा, एनालाइज करेगा, अच्छा ये प्रोडक्शन शेड्यूल है, उसके हिसाब से वो माल भेज देगा। ठीक है? जैसे अगर इसको सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे कई बार क्या होता है, हम दुकान पे जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे, सोचो कोई बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, आप घर से पर्ची बना के ले गए कि भैया ये आटा दे दो, आटा लिया है, भैया फिर ना ये चावल भी दे दो, लिया है, भैया ये वाली दाल दे दो। वो भैया कहेगा यार तू छोड़ यार, ये पर्ची मुझे पकड़ा है, तुम दिमाग मत खराब कर, ये पर्ची मुझे पकड़ा, तू बाजार घूम, आधे घंटे बाद आइयो, मैं सामान निकाल के रखूंगा। या सर एक ये भी एक तरह से प्रोसेस इंजीनियरिंग या कहीं ना कहीं। तो मेजर यहाँ पर है, एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो ये पहले बहुत धीरे धीरे और बड़ा ऐसे स्लो सा, बड़ा ढीला सा प्रोसेस लग रहा था। सीधा का सीधा क्या करा, प्रोडक्शन शेड्यूल उठा के मेल करा। अब भैया सप्लायर जाने अपने आप, वो अपने आप प्रोडक्शन शेड्यूल को मेरे समझेगा, उसके हिसाब से कब कब कितना कितना, कौन कौन सा, कैसा कैसा, जो भी माल चाहिए वो अकॉर्डिंगली भेज देगा। ठीक है? अब इससे क्या फायदा हुआ आपको, कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटी जो एसोसिएटेड थी, जो उसके अंदर कॉस्ट लग रही थी, टाइम लग रहा था, वो परमानेंटली खत्म हो जाएंगी या बहुत बहुत लेवल पे मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है? तो परमानेंट एलिमिनेशन या रिडक्शन ऑफ एक्टिविटीज एंड अकॉर्डिंगली उनकी जो एसोसिएटेड कॉस्ट है वो भी गिर जाएंगे। ठीक है? टाइम भी बचा, कॉस्ट भी बची, फायदा ही फायदा। डन? समझ आया आपको?
तो बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ एबीएम के कस्टमर की चार नीड: लोअर कॉस्ट, हायर क्वालिटी, हाई रिस्पॉन्स टाइम, ग्रेटर इनोवेशन। इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एबीएम को 5 जगह पर लगा रहे हैं: कॉस्ट रिडक्शन, एबीबी, बीपीआर, बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। कॉस्ट रिडक्शन, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग एबीएम के अंदर, उसमें एक्टिविटी एनालिसिस और परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर एबीबी आगे आएगा और बीपीआर मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब आगे आ जाइए। चले, अब एबीएम को अपने यहाँ लगाने की बारी आ गई। चलें जी, 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, आप चाहें तो पहले ऐसे चित्रकारी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एबीएम। डन। एबीएम को हम बहुत अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते थे ना बिजनेस में, अलग अलग एरियाज के अंदर यूजेस बहुत थे। कॉस्ट रिडक्शन, एबीबी, आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए कई कई जगह यूज कर सकते थे। अब देखो, अब आपको एबीएम को इम्प्लीमेंट करना है। मतलब क्या हुआ, एबीएम जो एक चीज है कि एबीसी तो आप करोगे, उसके बेसिस पे जो एक्टिविटीज वगैरह निकलेंगी, अब उसके बेसिस पे अपने बिजनेस में आप कॉस्ट मैनेज कर रहे हो, एक्टिविटीज मैनेज कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, कॉस्ट ड्राइवर का एनालिसिस कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं, एक्टिविटी का एनालिसिस कर रहे हो, परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हो, एक्टिविटी को बेहतर बना रहे हो, एक्टिविटीज की वैल्यू अच्छी कर रहे हो, एक्टिविटीज की कॉस्ट कम कर रहे हो। तो एक पूरा सिस्टम हो गया ना ये एबीएम का। अब इस पूरे सिस्टम को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, या फिर ऐसे समझो कि ये आप मेरे से सीख के गए एबीएम। ठीक है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज लिया आपने मुझसे एबीएम की, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया मैंने। अब आपने सोचा कि यार चीज तो बहुत धांसू है, अब मैं इसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो इसके कुछ स्टेप्स तो होंगे, कुछ तौर तरीका तो होगा अपने बिजनेस के अंदर लगाने का। वो हम देखने जा रहे हैं कि एबीएम को बिजनेस में इनकॉर्पोरेट इंप्लीमेंट किस तरीके से करोगे। सबसे पहला पॉइंट: decide what are the organization most important issues and what type of information would be required to address those issues। मतलब ऑर्गेनाइज, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, डिसाइड व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। जैसे मैंने आपको यहाँ बताए थे कि आप ये देखो कि किस एरिया के अंदर आपको लगाना है सबसे पहले। एबीए थोड़ी कहीं भी किसी भी जगह लग जाएगा यार, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी नहीं लग जाएगा यार। आप ये देखो कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए, बजटिंग के लिए, बीपीआर के लिए, बेंचमार्किंग करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, कौन से आपके एरिया के अंदर, कौन से आपके बिजनेस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, जहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, पहले वो एरिया आइडेंटिफाई करो, वो इशू आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद एंड व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस दोस इशू। अब ये जो व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, इसके बारे में आगे भी आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इतना समझो कि आपके अपने धंधे का जो क्रिटिकल इश्यू समझो कि आप वो क्यों लगा रहे हो, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा इश्यू आपके बिजनेस में कहाँ आ रहे हैं जिस वजह से आपको एबीएम को लगाने की जरूरत पड़ रही है। आपको बजटिंग में दिक्कत आ रही है, आपको कॉस्ट ज्यादा आ रही है आपके बिजनेस के अंदर, बेंचमार्किंग करने के लिए, प्रोडक्ट की वैल्यू एनहांस करने के लिए। ठीक है ना, आप समझो पहले कि आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। Done? सेकंड, अब आपने वो डिसाइड करा, अब बिना टॉप मैनेजमेंट के आप वो चीज नहीं लगा सकते। कोई भी चीज तभी संभव हो सकती है, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज साइटेड टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नीड। अब अब आपको जो एबीएम लगाना है, आप मुझे बताओ एबीएम की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, एबीसी से। एबीसी सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड एबीएम यूजेस सच इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन आएगी एबीसी से। तो अगर एबीएम लगाना है तो बाय डिफॉल्ट एबीसी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, एबीएम क्या है, बस उस एबीसी का यूज करना है टू मैनेज द एक्टिविटी, टू मैनेज द कॉस्ट, इतना ही तो है ना। तो अब आपको चूंकि जो बेस है, जो जननी है, जो मेन चीज है, वो क्या है, आपका एबीसी। अब उस एबीसी को आपका जो करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम कुछ तो होगा ना आपके वहां पर, जो आपके फाइनेंस रिपोर्ट होते होंगे, जो आपके फाइनेंशियल्स होते होंगे, उनका जो सिस्टम होगा, इंटरनल फाइनेंशियल जो आपकी चीजें होंगी, उसके अंदर अब आप एबीसी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। कि जो एबीसी से रिलेटेड चीजें हैं, जो एक्टिविटी ड्राइवर, जो मैंने स्टेजेस बताए थे, 2 स्टेजेस, उन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर और उनकी कॉस्ट एलोकेशन वगैरह, क्या आपके करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर एबीसी तालमेल बैठ पा रहा है, मतलब वो एडजस्ट हो पा रहा है। मतलब अब एबीसी की आप शादी करा रहे हो कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है, तो शादी के अंदर क्या है जी, बहू आएगी, वो हो सकता है फैमिली में एडजस्ट कर पाए ना कर पाए, दिक्कत हो सकती है ना। तो अगर वो फैमिली में एडजस्ट कर पाती है ठीक है, नहीं तो उसको क्या करो जी, मियाँ बीवी मतलब, बेटे तू ऐसा कर, तू एक अलग घर लेके रह ले, ये बहू यहाँ नहीं, हमारे साथ नहीं रह सकता, अब ना तू ना ये। ठीक है, तो क्या होता है शादी के बाद दो ही चीज होती है, या तो बेटा और वो जो वाइफ है वो साथ में ही रहेंगे, पूरा परिवार, पूरा ज्वाइंट फैमिली साथ में रहेंगी, या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बेटा वाइफ को लेके अपना अलग रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइन, और इसके अंदर उसका भी फर्क पड़ता है, पेरेंट्स कैसे हैं, सोच कैसी है उनकी।
तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस कुछ ऐसा है कि उसमें एबीसी आ सकता है, मतलब वो नई दुल्हनिया आ सकती है, तो बढ़िया लगा दो, एफआर प्रोसेस में एबीसी मेथड लगा दो। बट वो फिजिबल नहीं हो पा रहा। दिक्कत हो रही है, नई दुल्हनिया दिक्कत हो रही है उस फैमिली में एडजस्ट होने में। तो बेटा ऐसा करो, दोनों के दोनों अलग घर लो, रेंट पे कहीं भी जाओ, दफाओ, कहीं और जाके रहो। ऐसे ही होता है। इसी तरीके से इफ इंटीग्रेटिंग एबीसी इनटू द मेन कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग, उसके अंदर अगर एबीसी इंटीग्रेट या एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो इस केस के अंदर आप क्या करो, एक सेपरेट एबीसी सिस्टम डेवलप कर लो। मतलब आपका जो करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या करंट कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको तो एज इट इज रखो, एबीसी की वर्किंग कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से करो, उसको एक सेपरेट सिस्टम के तौर पे लेकर चलो। अब अब आपके पास एबीसी जो है, एबीसी के लिए भी तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ड्राइवर कॉस्ट, ये सब भी तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो एबीसी के लिए भी तो कहीं से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब बिजनेस में आप एबीसी लगाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या ड्राइवर है, इसकी भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से तो भी एग्जिस्टिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ना, कोई करंट में भी। अभी एग्जिस्टिंग में जहाँ से आपको ये सारा फाइनेंशियल डेटा, कॉस्ट डेटा कहीं ना कहीं से तो मिल रहा होगा, कोई बंदे बैठे होंगे, मैनेजर्स बैठे होंगे जो ये सारे डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो आप ये देखो कि आपका जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है इनपुट रिक्वायरमेंट। मतलब एबीसी आपको लगाना है, तो एबीसी से रिलेटेड क्या चाहिए आपको, एक्टिविटीज चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, उससे रिलेटेड डेटा चाहिए। तो आप ये देखो कि कंपनी में, क्योंकि अब आप एबीसी भी लगा रहे हो, एबीएम तो सेकेंडरी चीज है यार, एबीएम तो लगेगी ही लगेगी, उससे पहले एबीसी लगेगी। एबीसी के लिए भी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्टिविटी ड्राइवर वगैरह की। तो कंपनी के अंदर जो करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा एग्जिस्टिंग के अंदर, जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है फाइनेंशियल कॉस्टिंग की, क्या उसके अंदर से आपको लगता है कि आपको एबीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी? यस और नो? इसलिए लिखा है द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड इजीली सपोर्ट इनपुट रिक्वायरमेंट। इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट, एबीसी। एबीसी के लिए जो आपको इनपुट चाहिए, जो डेटा चाहिए, क्या आपका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो दे पा रहा, नहीं दे पा रहा? नहीं दे पा रहा तो भाई देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं लगा ही नहीं पाऊंगा ना। ठीक है, चलिए। अब इसके अंदर ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ध्यान से सुनिएगा। इम्प्लीमेंटेशन टीम शुड बी रिप्रेजेंटेटेड बाय द पीपल हु विल बी एक्चुअल यूजर ऑफ द एबीएम इंफॉर्मेशन। अब इसको आपको दो तरह से समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बेटा क्या होता है, जैसे एक दो बार मम्मी मेरे लिए शर्ट ले आई, पहले की बात है, शर्ट ले आई। अब मान के चलो उसका साइज मुझे पसंद नहीं आया, कलर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी क्या लिया यार, यार ये क्या कलर लिया, क्या साइज लिया? तो मम्मी क्या बोलती है, गुस्सा आ जाएगा पहले तो। फिर क्या बोलेगी, अपने हिसाब से ले आइयो अगली बार, मैं नहीं लाऊंगी। ऐसे होता है, सबके घर में होता होगा। दूसरी चीज क्या होता है, सपोज करो कि मैंने कोई वेबसाइट किसी से बनवानी है, मैंने कोई मोबाइल ऐप किसी से बनवाना है। मैंने वेबसाइट वाले को, मोबाइल ऐप वाले को कॉल करा, भाई मुझे वेबसाइट चाहिए, मेरी वेबसाइट बना दे। ठीक है, उसने, मैंने ज़्यादा उसको बताया नहीं क्या चाहिए क्या नहीं, मैंने कहा ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत कर दियो, और उसने मुझे कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप बना के दिया। अब वो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैंने उसमें कह दिया, "अबे ऐसा बना, ऐसा बना।" तो वो छूटते क्या बोलेगा, कहेगा, "सर आप अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट तो मुझे ठीक से बताओगे, आप मेरे साथ बैठो तो सही, मैं बना दूँगा जैसा आपको चाहिए, बट आप मेरे साथ बैठोगे नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताओगे नहीं, तो फिर कैसे बन पाएगा?" यस और नो? तो यानी आप अच्छा बताओ, वो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को ऑल्दो स्टूडेंट यूज करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसका यूजर मैं भी तो हूँ उस वेबसाइट का। तो जब तक मैं अपने डेवलपर के साथ बैठूंगा ही नहीं, तब तक क्या वो वेबसाइट अच्छी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। अगर कपड़े मुझे पहनने हैं, तो जब तक मैं जाऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं मेरी पसंद का कौन सा कलर है, और मतलब मेरा साइज कौन सा है, जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक वो कपड़े मैं नहीं पहन पाऊंगा। मतलब पहनूंगा तो मैं, कमियां ही निकलती रहेंगी उसके अंदर। ठीक है, तो जिसको एक्चुअल में कपड़े पहनने हैं ना, वो ही जाके कपड़े खरीदे, वही सेलेक्ट करे, तो दिक्कत नहीं है। जिसको वेबसाइट या ऐप, मतलब वेबसाइट या ऐप एक्चुअल में यूज करना है, वो ही पर्सन डेवलपर के साथ जरूर बैठे। अब यहाँ समझो, इम्प्लीमेंटेशन टीम शुड बी रिप्रेजेंटेटेड बाय द पीपल हु विल बी द एक्चुअल यूजर्स ऑफ द एबीएम इंफॉर्मेशन। एबीएम सिस्टम जो डेवलप होगा, तो एबीएम से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी, अब एबीएम एक सिस्टम है, उससे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट, वो बंदे जिनको वो एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन यूज करनी है, वो इम्प्लीमेंटेशन टीम का तो पार्ट बने। जब एबीसी इम्प्लीमेंट, एबीएम सॉरी, एबीएम इम्प्लीमेंट हो रहा है, एबीएम बिजनेस के अंदर लग रहा है, तो उस टाइम पे उस टीम के अंदर वो लोग भी तो हों जो फाइनली एबीएम से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। क्योंकि अगर वो पहले लगेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा एबीएम इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, वो उसके चीज के अंदर मतलब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। फिर लास्ट के अंदर उनको एबीएम से इंफॉर्मेशन निकालनी नहीं आ रही होगी, यार ये चीज कैसे निकली, पता ही नहीं होगा ना उस चीज के बारे में। तो अगर आपको एबीएम से एक्चुअल में जो यूजर एबीएम से इंफॉर्मेशन लेंगे, उनको शुरू के अंदर एबीएम के इम्प्लीमेंटेशन में, एबीएम के प्रोसेस में घुसना भी पड़ेगा।
एबीएम को अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करने के लिए घुसना भी पड़ेगा। आप एक एबीएम सिस्टम जब अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे, तो ऐसे लोगों को होना पड़ेगा जो बाद में जाके एबीएम की इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अदरवाइज वो परेशान ही रहेंगे, यार ये इंफॉर्मेशन क्या है, कि ये कैसे है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। मैं उनको बोलूंगा, अबे गधों, पहले ही लग जाते जब एबीएम इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो सो रहे थे तभी लग जाते। तो ऐसे ही में वेबसाइट वाला मुझे बोलेगा कि अबे पहले सो रहा था क्या, पहले ही बता दे मेरे को सारी चीजें, मैं कर दूंगा। ठीक है ना, क्लियर। और जब ये चीज हो जाती है, फिर आप फाइनली एबीएम को इम्प्लीमेंट कर दो एट अ हाई लेवल अक्रॉस योर कंपनी, अक्रॉस मतलब पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को फैला दो सारे के अंदर। ठीक है ना, प्रॉपर मैनर के अंदर। बिकॉज आप ये बताओ, जो एबीएम है वो किस पे काम कर रहा है, एक्टिविटीज पे। अब एक्टिविटीज क्या है, पूरे धंधे में फैली पड़ी है, पूरे धंधे के अंदर फैली पड़ी है। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो, तो इसको मेरे को पूरे में फैलाना ही पड़ेगा। अगर मेरे को अच्छा एक एबीएम इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरे को हर एक्टिविटी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मैं इंप्रूव कर पाऊंगा ना, तभी तो मैं कॉस्ट को मैनेज कर पाऊंगा, एक्टिविटीज को मैनेज कर पाऊंगा। डन। तो बेटा 7 स्टेप्स है, ध्यान रखना। सबसे पहले देख लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है, और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने आगे देख लिया ना, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें, कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है जिस चीज के लिए उसको एबीएम की जरूरत पड़ रही है। फिर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, एबीसी को आपको लगाना पड़ेगा। एबीसी के बिना एबीएम आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब एबीसी देखो, आपके करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में या कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम में मतलब लग पा रहा है, इनकॉर्पोरेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर वो एडजस्ट हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो पा रहा है, तो या इंटीग्रेट हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एबीसी सिस्टम को आप अलग से लगाओ। फिर आपको एबीसी लगाने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जहां से आपको मिल रही है ना, ये सारा डेटा, फाइनेंशियल कॉस्टिंग डेटा मिल रहा है, वो डेटा के अंदर आपको एबीसी से रिलेटेड डेटा भी मिलना चाहिए, वो डेटा भी इजीली वहां से रिट्रीव होना चाहिए। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन जो टीम होगी ना, इम्प्लीमेंटेशन टीम के अंदर वो लोग जरूर होने चाहिए जो फाइनली एबीएम जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंट कर दो इसको एबीएम कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट द कंपनी, थ्रू आउट द एक्टिविटीज, हाई लेवल पे। क्लियर है? होपफुली समझ आया होगा। आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट या एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। डन। शुरू के जो 3 पॉइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है। देखो, 3 पॉइंट्स ये मैंने कहाँ से उठाए हैं, बिजनेस एप्लीकेशन में से। प्रोविजन ऑफ एक्सीलेंट बेसिस एंड फोकस फॉर कॉस्ट रिडक्शन, provides operational management with a clear view of how to implement an activity based budget, provision of clear understanding of the underlying causes of the business processing cost, process improvement। अब देखो, जब हमने पढ़ा था बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एबीएम, तो कितने एरिया थे, 5, कॉस्ट रिडक्शन, एबीबी, बीपीआर, बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब देखते हैं कि क्या खाली हम बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एबीएम पढ़ के उसके बेनिफिट्स भी निकाल पाते कि निकाल पाते। कुछ समझो ध्यान से। आप अगर एबीएम को अलग अलग जगह बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, बेनिफिट्स के लिए तो कर रहे हो। अगर बेनिफिट ना मिले तो एबीएम को आप अलग अलग जगह बिजनेस में अप्लाई कर लोगे, ऑब्वियसली नॉट। तो जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ एबीएम है और जो एबीएम से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो काफी हद तक आपको सिमिलर सा मिलेगा। जैसे अच्छा कॉस्ट रिडक्शन है, आप एबीएम को अप्लाई कर रहे हो कॉस्ट रिडक्शन के लिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि एबीएम लगा के मुझे कॉस्ट रिडक्शन मिलता है। एक ही तो बात है ना, बस कहने का तरीका अलग हो गया कि अलग कॉन्टेक्स्ट में आ गया, बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया गया। ठीक है, बात तो वही हो रही है ना कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट मैंने बिजनेस एप्लीकेशन से लिए हैं। 3 पॉइंट के अंदर कौन कौन सा, मतलब 3 पॉइंट बिजनेस एप्लीकेशन से नहीं है, इसके जो 3 पॉइंट है ना, वो बिजनेस एप्लीकेशन, इसके 3 पॉइंट वो बिजनेस एप्लीकेशन के जो पॉइंट है उससे बने हैं। बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर थे 5 पॉइंट, जिसके अंदर था, एक था कॉस्ट रिडक्शन, दूसरा था एक्टिविटी बेस्ड बजट, और 3 थे बेंचमार्किंग, बीपीआर और परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस। ये जो बिजनेस एप्लीकेशन के 5 पॉइंट थे ना, वहां बेनिफिट्स के 3 पॉइंट बन रहे हैं, बताता हूँ कैसे। सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट रिडक्शन, सेम हो गया। दूसरा एक्टिविटी बेस्ड बजट, ये भी सेम हो गया। अब प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट देखो, जो बीपीआर है, बीपीआर में भी प्रोसेस की बात हुई थी। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग में क्या कर रहे हो, आप अपनी एक्टिविटी को इंडस्ट्री के हिसाब से बेटर कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हो, तो वो भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो गया। और परफॉर्मेंस मेजर एंड एनालाइज के अंदर क्या कर रहे थे, आप अपनी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहे थे, इस बेसिस पे उसका टाइम और उसकी कॉस्ट को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से मीट कर रहे थे। इंडस्ट्री की जो कॉस्ट आ रही है, इंडस्ट्री का जो टाइम आ रहा है किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, आप उस लेवल को मैच करना चाह रहे हो, तो वो भी किस लिए करना चाह रहे हो, इंप्रूव करने के लिए।
Process is nothing but the combination of activity center, and activity center are nothing but the combination of the activities. तो therefore ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट इन तीनों पॉइंट से आ जाएगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब दो पॉइंट और एक्स्ट्रा हैं, उनको समझिएगा बेनिफिट्स के अंदर। अगला है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप जब एक्टिविटी लेवल पे सोचते हो कि इस एक्टिविटी को मेरे को अच्छा करना है, इस एक्टिविटी को मतलब कॉस्ट इसकी और बेटर करनी है, इस एक्टिविटी का मेरे को टाइम कम करना है, ये क्या कर रहे हो? डिसीजन ही तो ले रहे हो। ये आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डिसीजन ले रहे हो, और आपका जो एक्टिविटी के लेवल पे जो आपका डिसीजन लिया गया है, वो आपको हेल्प करेगा फाइनली प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू को एनहांस करने में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प कर रहा है। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग क्या है? मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है एक्टिविटी की, इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसको कम करना है, ये तरीका लगाऊं कॉस्ट को मैनेज करना, उसमें डिसीजंस नहीं होंगे तो और क्या होंगे? बिना डिसीजंस लिए कॉस्ट रिडक्शन कर लोगे? बिना डिसीजन लिए एबीबी लगा दोगे? बताओ, बिना डिसीजन लिए परफॉर्मेंस एनालाइज कर दोगे? सब चीजों में डिसीजन ही तो हो रहा है। तो दैट इज वाई इट प्रोवाइड्स एंड प्रोविजन फॉर एक्सीलेंट बेसिस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, वो इंप्रूव हो गई है बहुत हद तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट लगा के। और लास्ट है की रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब देखना ध्यान से सुनो बेटा, वैल्यू एडेड एक्टिविटी को तो आप अच्छे से अच्छा कर रहे हो अपनी, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आप रिमूव कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, चाहे वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो चाहे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो, दोनों के अंदर खर्चा लगता है, दोनों में कॉस्ट लगती है, दोनों में रिसोर्सेज लगते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को अगर आप हटाओगे तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का आपने पैसा बचा लिया, या मैं कहूंगा वो आपने रिसोर्स सेव कर लिया। तो ये आपको हेल्प कर रहा है ना रिसोर्स मैनेज करने में, ये आपको हेल्प कर रहा है रिसोर्स मैनेज करने में। दैट इज वाई इधर के आगे की रिसोर्स मैनेजमेंट डन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की प्रोसेस वेस्ट एलिमेंट, आपने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करा, उनको साइड करा। परमिट मैनेजमेंट प्रायोरिटाइजेशन, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द वैल्यू एडेड एक्टिविटी, तो आपकी प्रायोरिटी वहां हुई मैनेजमेंट की। एंड लेवरेज ऑफ की रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? साधन। कोई भी वो चीज जो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज ही वही चीज है जिस वजह से एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। लाइक जैसे अगर मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, मेरे पास लैपटॉप है, टैबलेट, जो सब चीजें हैं, जो सारे इक्विपमेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ, कैमरा वगैरह, वो सारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज की मदद से ही तो मैं एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जो एक्टिविटीज जरूरी मेरे लिए नहीं होंगी, उनकी रिसोर्सेज मैं हटा दूंगा, मेरी कॉस्ट बच जाएगी। और जो एक्टिविटीज मेरे लिए जरूरी होंगी, उन एक्टिविटीज के अंदर मैं अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज वाई आपको जो वेस्ट एलिमेंट के मतलब प्रोसेस वाले रिसोर्सेज हटाने हैं, जो प्रायोरिटी वाले वैल्यू एड एक्टिविटी वाले रिसोर्सेज लगाने हैं, और जो की रिसोर्सेज बेसिकली बात हो रही है वैल्यू एडेड एक्टिविटी वाले की, उनको लेवरेज करना है, उनको बढ़ाना है। तो ये ओवरऑल बेसिस पे क्या बन रहा है? की रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई ऐसे कोई मतलब हार्ड एंड कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। रिसोर्स का मतलब साधन। साधन वो कोई भी चीज जिसकी हेल्प से बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कैमरा है, कैमरे की मदद से क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग एक्टिविटी हो रही है। लैपटॉप है, लैपटॉप की मदद से क्या हो रहा है? ये मैं आपको जैसे दे पा रहा हूँ, डिलीवरी हो पा रही है ना। हर चीज की हर रिसोर्स की मदद से कुछ ना कुछ चीज हो पा रही है। अब जो रिसोर्स जो एक्टिविटी मेरे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, उनके रिसोर्स में हटा दूंगा, और जो एक्टिविटी मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, उन रिसोर्सेज में मैं इन्वेस्ट करूंगा, उन रिसोर्सेज के अंदर मैं और ज्यादा उनको लेवरेज करूंगा। इसी को तो बोलते हैं की रिसोर्स मैनेजमेंट। की रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंजूसी नहीं है। कंजूसी तो वो है कि जरूरत की चीज में भी आप खर्च नहीं कर रहे। बट की रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब है कि जहां जरूरत है वहां खर्च करो, और जहां जरूरत नहीं है, जहां पैसा बचता है वो बचा लो। दोनों ही चीजों में आपकी हेल्प करेगा। तो बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके आपको 5 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको सबसे पहला कॉस्ट रिडक्शन, एबीबी, ये बिजनेस एप्लीकेशन से ही। और तीसरे वाला भी बिजनेस एप्लीकेशन से है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जिसमें बेंचमार्किंग, बीपीआर और बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर एंड एनालिसिस वाले पॉइंट आ गए। और इसके अंदर दो चीजों में और फायदा दे रहा है कि ये आपको जो डिसीजन मेकिंग करने में एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, और की रिसोर्सेज मैनेज करने में भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। बट अगर बेनिफिट्स आ जाए ना कहीं भी, किसी केस स्टडी में कहीं भी, तो ये 5 लिख कर आना, आपका आंसर बहुत जानदार बनेगा। आगे देखिए, एबीसी वर्सेस एबीएम, बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बताओ, एबीसी में भी एक्टिविटीज का यूज हो रहा है, एबीएम में भी एक्टिविटीज का यूज हो रहा है, दोनों में एक्टिविटी का यूज हो रहा है। बट एबीसी में एक्टिविटीज का यूज हो रहा है पर्टिकुलरली फॉर द लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। यानी लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या था? जो अब्सॉर्ब कर रहे हो आप ओवरहेड्स के लिए। यानी जो स्टेज वन में 5 स्टेप्स लगा रहे थे, नेम ऑफ द एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, उनका ड्राइवर, लेवल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी रेट, और सेकंड स्टेप के अंदर आप एक स्टेटमेंट बनाते थे ओवरहेड एलोकेशन की, यही होता था।
एबीसी क्या है, बस ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी एबीसी का एम क्या हो गया, टू इम्प्रूव द कॉस्ट डेटा, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़िया निकल कर है। डायरेक्ट कॉस्ट तो पहले ही बढ़िया होती है, मतलब अच्छे से पता चल जाती है आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पता चल पाती आसानी से, इस वजह से हमने एबीसी लगाया। तो एबीसी का तो यही पर्पस है। बट जो एबीएम है वो भी एक्टिविटीज का यूज कर रहा है, बट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो थोड़ा बड़ा है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है थोड़ा। क्योंकि एबीएम में एबीसी तो आ ही गया, बट एबीएम क्या कर रहा है, एबीएम का जो एम है ना, वो इन एक्टिविटी को यूज कर रहा है फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब छोटी चीज से बिल्कुल फाइनल चीज बोल दी, कि एक्टिविटी का यूज कर रहा है वो फाइनल जीतने के लिए, जंग जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट। आपको जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है आपका, मतलब क्या करना है आपको, जैसे मैं धंधे में बोलूँ क्या करना है, जी आपको जी बहुत प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। बहुत प्रॉफिट कैसे कमाना है, जब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आप इकलौते नहीं हो, बतेरे लोग काम कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत प्रॉफिट कमाना है, तो आपको क्या चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए बस। यानी अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे मिलेगी, आप अगर अपनी एक्टिविटीज को बेटर परफॉर्म कर रहे हो, कम कॉस्ट में परफॉर्म कर रहे हो, और उस चीज में आपकी मदद कौन कर रहा है, एबीएम। तो एबीएम ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। उसका एम है कि मैं एक्टिविटी को यूज कर रहा हूँ फॉर द अल्टीमेट सक्सेस, दैट इज माय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब वो एक्टिविटीज को एज अ सफलता की चाबी की तरह यूज कर रहा है। देन यही बात ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है। एबीसी क्या कर रहा है, टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। एम क्या है, कॉस्ट डेटा को इंप्रूव करना। एबीएम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटीज। यानी इसको अगर मैं सम अप करूं तो मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। अगर मैं इन तीनों को अगर एक नाम देना चाहूँ, तो मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी एज अ की टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्टिविटीज को इस तरीके से मैनेज करो कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए।